चलो तो तो बजट बजट पर बात करें, शुरू करें। यस सर। तो बजट क्या होता है, हमने कल चर्चा की थी। क्या होता है बजट? व्हाट इज बजट? इट इज, बताइए क्या है बजट? एनुअल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की कि वो कैसे अपने बाकी लोग भी बताएं भाई। तानिया, व्हाट इज बजट? बजट क्या होता है? तानिया, प्रियंका, बजट क्या होता है? सर बजट जैसे हम लोग अपने कोई खर्चा करने की जो प्लानिंग बनाते हैं। नहीं, हम यहाँ पर नेशनल बजट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सर बजट। ये कैसा आप बताओ, बोलो तानिया, बोलो। सर एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके और मतलब हर फील्ड में हम कितना पैसे अर्न कर सकते, मतलब लगा सकते हैं, इस एक बजट तैयार कर सकते हैं। नहीं, दोनों तरफ होता है, कहाँ से हमें इनकम होगी, कहाँ से हमें खर्च करना है, उसका टोटल बही खाता देश का कहलाता है बजट। किस आर्टिकल के तहत इसको हम स्वीकार करते हैं? आर्टिकल 112। ठीक है, मैंडेटरी होता है बजट प्रस्तुत करना या ऑप्शनल होता है? यस सर। क्या ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, कंपल्सरी? मैंडेटरी। मैंडेटरी है। मैंडेटरी। एंड इट इज अ चेक मैकेनिज्म, ठीक है, इट्स अ कंट्रोल मैकेनिज्म। कैसे हम हमारी सरकार पर कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेसिकली हम लोग उस कब्जे को, उस कंट्रोल को कर रहे हैं। हमारे पास ये क्या काम है कि हम किस तरीके से, हम बोलेंगे तो कौन, हम पीपल ऑफ द इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया क्या करते हैं बजट के ऊपर, कि बजट पीपल ऑफ इंडिया के समक्ष रखा जाता है थ्रू पार्लियामेंट। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू बजट को रखा जाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जो हमारे चुने गए सांसद होते हैं। कौन होते हैं? सांसद, जो संसद सदस्य हैं जिनको हमने चुना है। ठीक है, हमने वोट दिया कि भाई आपको हम चुनते हैं, उनको हमने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से भेजा। उन सभी के समक्ष रखा जाता है और पब्लिक एट लार्ज के समक्ष रखा जाता है कि ये हमारे जो है आने वाले समय में खर्च होगा, ये पैसा हमें प्राप्त होगा, ये पैसा हम इस मद में खर्च करने का प्रस्ताव रखते हैं। और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो एक तरीके से इसकी सहमति हमें मिल जाती है संसद के द्वारा, कि संसद के सदस्य ये स्वीकृत करते हैं कि ठीक है, ये जो आपने प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव हम पारित करते हैं, इसको अनुमोदित करते हैं और इसको हम पास करते हैं। तो फिर वो सरकार के पास वो पैसा है। सरकार बोलेंगे तो सरकार कौन होता है? जिसको हम सरकार बोलते हैं वो क्या चीज होती है? एग्जीक्यूटिव। सर एग्जीक्यूटिव। हम एग्जीक्यूटिव को सरकार बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में थोड़ी सी गलत अवधारणा भी है, पर हम आदत पड़ गई है हम लोगों को। तो हमारी एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये स्वीकृति मिलती है कि भाई ठीक है, आप इस पैसे को, इतने पैसे को इस तरीके से खर्च कर सकते हो, इन जगहों पर आप टैक्स लगा सकते हो। तो ये प्रस्ताव हर साल प्रस्तुत किया जाता है। इट्स अ चेक मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमारे जो पूरा सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस पर लोगों का कंट्रोल बना रहे। तो ये मैकेनिज्म हमारा जो है बजट का मैकेनिज्म है। तो इस बजट में सरकार ने कई सारे प्रस्ताव रखे, उनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव है अमृत काल का। अमृत काल का प्रस्ताव सरकार ने ये रखा है, ये आइडिया दिया है कि आने वाले 25 सालों में हम, भारत जो है 100 साल पूरे करेगा। कब पूरे कर लेगा 100 साल? कब भारत को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे? 2047 में। ठीक है, 2047 में हमें आज 2047
47 में 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए। तो 2022 से लेके 2047 तक के पीरियड को, इन 25 सालों को उन्होंने अमृत काल नाम दिया है कि भाई ये बहुत अच्छा समय होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस समय को अगले 25 साल के लिए समय दिया गया है। ठीक है, उसके उद्देश्य हैं, 3 एरियाज में इसने बात की है अमृत काल में। नंबर 1 कि हमें अपनी इंक्लूसिव ग्रोथ पर, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एंड इंक्लूसिव वेलफेयर। व्हाट इज इन ग्रोथ एंड इंक्लूसिव वेलफेयर? क्या होता है इंक्लूसिव? समावेशी विकास। मतलब सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ लेकर चलने का जो विकास है। सबका मतलब कि हम किसी भी तबके को छोड़े ना, पीछे ना छोड़े, और विशेष रूप से ऐसे तबके जो वंचित तबके हैं उनको ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरी काम इंक्लूसिव विकास के अलावा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट, कि हमें विकास करना है, पर विकास के लिए इस समय हमारे पास क्या एक मुख्य एवेन्यू है, क्या मुख्य साधन है आज के समय में हमारे पास? वो है टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आज टेक्नोलॉजी से हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी से हम गेम खेल रहे हैं, पैसे को इधर उधर भेज रहे हैं, आपस में एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर ये कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनलिमिटेड। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर क्षमता है, तकनीक में बहुत सारी क्षमता है, विज्ञान में बहुत सारी क्षमता है। अगर हम विज्ञान के साथ चलेंगे, तकनीक के साथ चलेंगे, तो हम अपना विकास कर सकते हैं, हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। यही प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरा कि हम जो हमारी ऊर्जा है उसके क्षेत्र में ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सर जो हमारा कांस्टेंट जो भी चल रहा है वो कोल और फॉसिल फ्यूल, उससे हट के कुछ सोचना। अल्टरनेटिव ठीक एनर्जी। है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन का। हम एनर्जी ट्रांजिशन के एक दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग अपने आने वाले समय में, जैसे मैं हर बार बोलते रहता हूँ, इसी बात को दोहराने की कोशिश करता रहता हूँ कि आने वाला समय जो है, हम अपनी पीढ़ी में हमने देखा मोबाइल का तो हम देख ही रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, पर अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो आने वाले समय में, आज हो सकता है एक आम आदमी को ना दिखता हो, परंतु आने वाले 10 सालों में हमारा जो एनर्जी सिनेरियो है ये पूरी तरह से बदल चुका होगा। जो हमारी एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी का जो स्रोत है, वो पूरी तरह से बदल चुका होगा आने वाले 10 से 20 सालों के बीच में। हमारी अपनी उम्र में हम देखेंगे, हम लोगों को बताया करेंगे कि भाई पहले जो है एक डीजल होता था, एक पेट्रोल होता था, पेट्रोल की गाड़ियां होती थी। ठीक है, और हम बताया करेंगे कि पावर प्लांट्स हुआ करते थे जिनमें से धुआं निकला करता था, एक कोयला हुआ करता था। तो आने वाला समय इस बदलाव की ओर जा रहा है। हम एनर्जी में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम एनर्जी एक और ट्रांजिशन बदलाव। में हाँ जी, सर, बोलो। एनर्जी ट्रांजिशन में भारत 87वें नंबर पर है। भारत क्या होगा? सर इसमें नॉमिनिंग होता है सर एनर्जी ट्रांजिशन में, जैसे उसमें देख रहे हैं तो सर 87 पर भारत को दिखा रहे हैं। हाँ, तो अब ठीक है, वो तो हम आगे पीछे होंगे, पर दुनिया में ये बदलाव अब आना ही है, इसको हम रोक नहीं सकते। आने वाला बदलाव है, फ्यूचर जिसे कह सकते हैं ना, कि भविष्य में अगर मैं बाबा का काम करने लग जाऊं तो मैं आज भविष्य में एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ, जो कि वेरी साइंटिफिक चीज है। क्योंकि धीरे धीरे आने वाले समय में ये तेल डीजल महंगा होता जा रहा है, और महंगा हो जाएगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, हमारे को नई तरीके की ऊर्जा पर जाना है। तो उसमें हमें जाना होगा, हम चाहें ना चाहें। अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे, हम एज पीपल इसके लिए तैयार होंगे, तो हम नए नए मौके ढूंढ सकते हैं। मैं विशेष रूप से ये बात आप सभी को दोहराता रहता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, शायद आप लोग भी थोड़ा सा
खींच जाते होंगे कि क्या सर रोज एक ही बात को बोलते रहते हैं, पर फिर भी मेरा काम है बताने का, तो मैं बताता रहता हूँ। मेरा कहना यही है कि देखो, एजुकेशन, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को कह रहा हूँ कि एजुकेशन का मतलब रटी रटाई किताबी थ्योरी नहीं होना चाहिए। हमें एजुकेशन से कुछ सीखना होगा, हमें एजुकेशन से इनोवेट करना होगा। और अगर हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम अपने देश के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, हम सरकार हैं, हम देश हैं, हम भारत हैं, ठीक है, अगर वी द पीपुल, हम अपने आप को वी द पीपुल के ग्रुप में रखते हैं, तो हमें इसमें कुछ करना चाहिए। और एनर्जी ट्रांजिशन एक महत्वपूर्ण मौका है, हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। जो भी देश, जो भी लोग, जो भी समाज इस ओर आगे बढ़ेगा, इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसके बाद अकूत मौके हैं, है ना, हम अनलिमिटेड मौके हैं। हम उतना सोच नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी हमारी सबसे एक बुनियादी, बाजार में खाना पानी के बाद एक सबसे बुनियादी जो शक्ति रहती है वो एनर्जी ही रहती है। और एनर्जी के सेक्टर में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, तो इस आने वाले बदलाव से अगर हम अपने लिए भी चाहें तो अपनी जीविका, अपना बेहतर भविष्य खोज सकते हैं। मैं ये बात दो तरफ से कहना चाहूंगा, एक एज अ कंट्री, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन एज एन इंडिविजुअल। हम इकोनॉमिक्स को दो लेवल पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस, मैक्रो लेवल पे, एट कंट्रीज लेवल, एट स्टेट लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल, माइक्रो लेवल पर अगर बात करूं तो माइक्रो लेवल पर भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। हम ये सोचते रहेंगे कि कोई मुझे नौकरी देगा, कोई मेरे लिए रोजगार बने, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, हम अपने उस प्रक्रिया में लगे रह सकते हैं। पर अगर आप अपने आप को खुद पर भरोसा रखते हो, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, व्यक्तिगत भविष्य तो कम से कम बदल ही सकते हैं। इसके अलावा अगला जो मेजर चेंज हमारे समाज में आने वाला है, वो क्लाइमेट एक्शन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। वो सभी को पता है कि किस प्रकार के बदलाव हर क्षेत्र में, चाहे मौसम हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे समुद्र तल का ऊपर उठना हो, हर क्षेत्र में ये क्लाइमेट चेंज हमें प्रभावित कर रहा है। और इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ ठोस कदम उठाएंगे। अगला जो एरिया है वो है वर्चुअस साइकिल, स्टार्टिंग विद फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर सेंटर्ड हो रही है कि प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करें, और पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बने, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल क्षेत्रों में हो, और प्राइवेट लोग, इंडिविजुअल लोग इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें। सर वर्चुअस साइकिल, वर्चुअस साइकिल मतलब कि एक प्रकार की ऐसा क्रम, हम सुबह बात कर रहे थे, एक नैतिक क्रम की बात कर रहे थे, तो वैसा ही एक नैतिक क्रम, विकास का एक नैतिक क्रम शुरू हो, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्षेत्र में, मतलब सरकार जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, और प्राइवेट लोग, व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति जो है अपने को इन्वेस्ट करे, अपने पैसे को लगाए देश के विकास में, तो देश में उद्योग धंधा बढ़े। वो बेसिक आइडिया है इस बात को कहने का, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए ऑफ बजट, पार्ट बी ऑफ बजट, ये हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। पार्ट ए ऑफ बजट में जो कवर किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हमारी कौन कौन सी नई स्कीम्स चालू होने वाली हैं, गवर्नमेंट किस किस क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है, क्या उसकी प्रायोरिटीज हैं। तो एक जनरल डिस्कशन, ओवरऑल एक खाका खींचना, ये कहलाता है। ये हमारे पार्ट ए ऑफ बजट का हिस्सा है, जिसमें एलोकेशंस मेन है। दूसरा हिस्सा पार्ट बी है जो बजट का, उसके अंदर फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल के अंतर्गत तमाम तरीके के जो टैक्सेशन प्रपोजल्स होते हैं, या तो टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स को घटाना है, तो ऐसे प्रपोजल्स को पार्ट बी या फाइनेंस बिल के अंदर में रखा जाता है। तो कुल मिला के बजट को याद रखने में चीज ये ध्यान रखनी है कि बजट इज रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, दोनों का एक हिसाब है। पैसा आएगा कहाँ से जी, टैक्स से पैसा आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, और जाएगा कहाँ को, रिसीट
एंड एक्सपेंडिचर जाएगा कहाँ को भैया, हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, इन स्कीम से हम खर्च कर रहे हैं। तो ये रिसीट एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब हमारा बजट का प्रोसेस है। इस बजट के प्रोसेस में हम क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले यूनियन बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को प्रस्तुत करती हैं लोकसभा के समक्ष। लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इस बजट पर चर्चा, आम चर्चा, जनरल डिस्कशन, ये ध्यान रखिएगा 2 तरीके के डिस्कशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। पहला होता है जनरल डिस्कशन, ओवरऑल डिस्कशन होता है। इसके बाद हाउस को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी, जो विशेष कमेटीज होती हैं, जो एक्सपर्ट एक तरीके से होते हैं, वो इस पूरे विषयों को स्क्रूटनाइज करती हैं ध्यानपूर्वक। एक एक डिमांड फॉर ग्रांट, What is demand for grant? जो लोगों की मांगे आई हैं उनके लिए ग्रांट करना। हाँ, मतलब मिनिस्टर, हर एक मंत्रालय अपने अपने लिए पैसा मांगा है, ठीक है। तो उस पैसे को, उसकी मांग को स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है भाई? पार्लियामेंट कमेटी होती है सर, स्टैंडिंग कमेटी, जो फाइनेंस के लेखा जोखा के रूप में काम करती, ताकि ये बजट जो मांग की गई है वो सही है या गलत है उसको चेक आउट करके फिर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं मेरे ख्याल से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज जो होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। एक बोलो। अस्थाई समिति जिसमें मतलब सांसद सदस्य होते हैं सर, एक अस्थाई समिति जिसमें सांसद सदस्य होते हैं। तो जो एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी, एक्चुअली हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, ये एक्सपर्ट लोग तो नहीं है, सभी लोग तो उतनी समझ नहीं रखते। अब किसी को बजट प्रस्तुत करोगे, किसी को बजट समझाओगे, ये समझाओगे डिमांड फॉर ग्रांट, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत इजी ना हो, और फिर पूरे संसद के पटल में 500 लोगों के समक्ष इस चर्चा को रखना कि भाई ये वाला टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उसके बहुत सारे बारीक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो वो समझने के लिए ना तो टाइम होता है पूरी लोकसभा राज्यसभा के पास, ना कैपेसिटी होती है। तो कुछ विशेष समितियां बनाई जाती हैं, विषयवार, अलग अलग विषयों के लिए समिति बनी रहती है। वो समिति इसको एग्जामिन करती है। वो समिति में कुछ विशेष सदस्यों को रखा जाता है कि भाई ये एक्सपर्ट सदस्य हैं, इन सदस्यों को हम रखते हैं। ये एक्सपर्ट सदस्य 31 सदस्य होते हैं जी, 31 मेंबर्स होते हैं इसमें, कई चीजें होती हैं। और शायद एक चीज बोलूंगा कि भाई इंटरप्ट करना ये बहुत अच्छे उसमें नहीं माना जाता है। जब कोई बोल रहा होता है, कम से कम हमारे अंदर इतना धैर्य सभी के अंदर होना चाहिए कि हम, यदि कोई बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में ना काटें, तो बहुत ही वो माना जाता है। उम्मीद रखता हूँ कि सभी इस बात को समझते होंगे, बेसिक मैनर है ये एक, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होता है, स्टैंडिंग कमेटी विशेष बनाई जाती हैं, जो अलग अलग विषयों पर अलग अलग चीजों की उनकी लिस्ट है। वो हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्टैंडिंग कमिटीज आराम से, जिनके पास सफिशिएंट टाइम होता है, उनको 15 दिन में, 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में इन विषय इसको एग्जामिन करना होता है, उनकी कमियों को देखना होता है कि ये सही है या गलत है, उसको जानकर उसे ठीक करते हैं। तो ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते हैं विषय। उसके बाद फिर डिटेल डिस्कशन होता है, आराम से मतलब एक एक करके चर्चा होती है, डिटेल में चर्चा होती है। फिर डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट जो होती है उसके ऊपर वोट डाला जाता है। तो सबसे पहले प्रस्तुत हुआ, फिर आम चर्चा हुई, फिर स्टैंडिंग कमेटी में गया, फिर उसके बाद गहन चर्चा होती है लोकसभा के अंतर्गत, फिर लोकसभा में उसके बाद चर्चा के बाद वोट डाला जाता है। इस वोट डालने के बाद अगर वोट पारित हो जाता है तो वो बिल पास हो जाता है, अप्रोप्रिएशन मतलब वो फंड उनको दे दिया जाता है। ये एक प्रोसेस बजट को लेके रखा जाता है, हर साल ये काम किया जाता है।
पार्ट ए में, हाँ, ये हमने 4 हिस्से कल पढ़े थे। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 4 एरियाज में काम किया जा रहा है। पार्ट ए में जो मुख्यतः सरकार ने अपनी बात को समझा, एग्जीक्यूटिव ने अपनी बात को समझाने के लिए हमारे समक्ष रखा है। पहली बात जो एग्जीक्यूटिव ने हमें समझाई है कि ये 7 इंजन का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया है। तो पीएम शक्ति में आप लोग 7 शब्द याद रखिएगा। पीएम शक्ति में 7 घोड़े हैं। घोड़े बोले हम, इंजन बोले तो 7 हॉर्सेज हैं इसके, जो पीएम गति शक्ति को, इस घोड़े को आप घोड़े की इमेज बना सकते हो कि घोड़े चला रहे हैं। घोड़ा कौन कौन से हैं? वो रोड है, सड़क, रेल, हवा, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे और लॉजिस्टिक। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज हैं जहां सरकार ये कहती है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। गति शक्ति मास्टर प्लान। सर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लॉजिस्टिक क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है ना? बिल्कुल, जो कार्गो है, जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, मतलब लॉजिस्टिक में कुछ और चीजें भी आ सकती हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए क्रेन लगाई गई। अब ये क्रेन जो है ऊपर की किसी एरिया में नहीं आएगी। रोड नहीं है, रेल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, पोर्ट नहीं है, मास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वाटरवे नहीं है, बट ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमने क्रेन लगा दी, वो क्रेन पिक करती है, लगा देती है। तो ऐसी बड़ी सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं लॉजिस्टिक के भीतर में, जो जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको डेवलप कर सकते हैं। शायद इसमें हमारे जो वेयर हाउसेज हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। वेयर हाउस समझते हो? यस सर। जी सर। जहां हम सामान को स्टोर कर सकते हैं। तो सामान कहीं से आया, हमें कहीं स्टोर करना है, तो वेयर हाउस भी हो सकते हैं। तो ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और लॉजिस्टिक सिनर्जी के लिए इस गति शक्ति प्लान को बढ़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। उसमें अलग अलग काम किए जा रहे हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये प्लस सेंट्रल मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट और इंफ्रा एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करेंगी। ये अलग अलग क्षेत्रों के एरियाज हैं जिनके बारे में हमने कल बात की थी कि रोड ट्रांसपोर्ट पर काम करना है। करीब 2500 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसे एक्सपेंड करना है। रोपवे, ठीक है, जैसे पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट कार्यक्रम, ये हम लोग याद करना चाहिए। पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट, ये मुझे लगता है अपने आप में नई तरीके का आइडिया है जो पहले नहीं अपनाया जा रहा था, क्योंकि पहाड़ों पे आने जाने के लिए सड़क से आसान साधन रोपवे हो सकता है। फिर मास अर्बन ट्रांसपोर्ट, जो मेट्रोज, आरआरटीएस, इनका विकास करना। फिर इसके अलावा रेलवे में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ठीक है, हम एक स्टेशन और वहां से एक प्रोडक्ट को कनेक्ट कर दें, एक खास तरीके के प्रोडक्ट को हम एक जगह पर ले आए। 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच में लाया जाएगा, जिससे कि जिसमें दुनिया भर की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए और इससे ओवरऑल कैपेसिटी ऑगमेंटेशन किया जाए। 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा, नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इनका स्थापना की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क से हम लोग बात कर रहे थे कि लॉजिस्टिक पार्क्स होते हैं। व्हाट इज लॉजिस्टिक पार्क? सर जैसे हमारे कंटेनर हैं जहाँ पे माल उनको इकट्ठा करने, एक जगह उनको मतलब लॉजिस्टिक पार्क सामान को मंगाए और वहीं से लोड करके आगे सप्लाई करें, वहां से लोडिंग होके। काफी हद तक मतलब लॉजिस्टिक में जैसे ट्रांसपोर्ट वाले लोग हो जाते हैं, जिनके जो गाड़ियों का काम करते हैं,
ट्रक, जितने भी तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनके लोगों को एक जगह ले आया जाए, ये लोडिंग अनलोडिंग वाले लोगों को एक जगह ले आया जाए, क्योंकि लॉजिस्टिक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमें हो सकता है इसका महत्व ना पता हो, पर कोई भी सामान आता है जाता है, चढ़ना उतरना, ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसे विशेष स्थान बनाए जाए, ऐसे वो बनाए कि एक जगह पर सारे ट्रांसपोर्टर, जैसे ट्रांसपोर्टर हब का एक आइडिया आपने सुना होगा, कई कई जगह पर ट्रांसपोर्टर हब, सारे ट्रक वाले एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर आपको ट्रक गाड़ी चाहिए तो उस जगह चले जाओ, आपको बहुत सारे ट्रक वाले मिलेंगे, आप उनसे बात कर लो, अपनी गाड़ी तय कर लो। तो ऐसे ट्रांसपोर्टर हब, ऐसे लॉजिस्टिक पार्क बनाने का इसके अंतर्गत प्रस्ताव है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हाँ, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें अभी तक सुनी है, पिछले 75 सालों में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, आगे भी मुझे लगता है हम सुनते रहेंगे। उम्मीद रखते हैं कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक्चुअली में साकार हो, किसी दिन हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो एक्चुअली में हो पाए। तो एग्रीकल्चर में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें ये प्रस्ताव है नंबर 1 कि 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट 1.63 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा फॉर व्हीट एंड पैडी। ठीक है, मतलब इतना दिया, मतलब कम से कम इतना डायरेक्ट पेमेंट, इतनी खरीद 2.36 लाख करोड़ की खरीद डायरेक्टली फार्मर से की जाएगी। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो केमिकल से फ्री हो, उसके लिए विशेष कॉरिडोर गंगा नदी के 5 किलोमीटर दाएं बाएं दोनों साइड पर ऐसे किसान जो गंगा नदी के आसपास हैं वहां पर नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। नाबार्ड की जाएगी, मतलब करने का प्रस्ताव है। ये सब प्रस्ताव है जो गवर्नमेंट रख रही है संसद के समक्ष। अब संसद ने इनको पास कर देगी तो इन पर आगे काम अगले साल में होगा। नाबार्ड जो है लोगों को, स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज है, उनको स्टार्टअप्स को पैसा देने का, उनको फंड देने का काम शुरू करेगा, मतलब ऑलरेडी कर रहा है, उनको भी फंड प्रोवाइड करेगा। किसान ड्रोन, है ना, हमने ड्रोन्स का यूज बहुत सारा देखा कि ड्रोन कितने तरीके से काम आ रहा है, तो किसान ड्रोन बनाया जाए जिससे कि मतलब उनका इस्तेमाल किया जाए, जिससे क्रॉप असेसमेंट क्या हुआ? क्रॉप असेसमेंट ये है कि एक मेजरमेंट हो जाएगा ताकि कितनी, आपने छोटा सा ड्रोन उठाया, फोटो खींचे, आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ क्या फसल उग रही है। तो वो जो नाप तोल करने वाला, क्या बोलते हैं जो गांव में होता है जो नाप तोल करता है जमीनों का, तराजू है, लेखपाल, पटवारी, उनका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और वो कोई घपलेबाजी भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग भी हो सकती है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये भी भारत में अभी समस्या है कि जमीनों का हमें नहीं पता कि कौन सी जमीन किसकी है। फिर इन ड्रोन्स के माध्यम से हम इंसेक्टिसाइडर, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स छिड़क सकते हैं। बेचारा किसान घूम घूम के वो डालता है, ड्रोन थोड़ी देर में सब में इंसेक्टिसाइड फेंक देगा, जो स्प्रे है वो कर देगा, और उससे जो क्या फायदा होगा इंसेक्टिसाइड से कि हमारे जो किसान की सेहत पर भी जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इंसेक्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। और आप लोगों को शायद पता होगा ये बात कि बहुत सारे किसान बेचारे इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग से मारे भी जाते हैं। आप लोगों को पता है ये बात? यस सर। जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ना, जो दवाई छिड़की जाती है, हम लोग, मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस में भी देखा, बहुत बेचारे किसान इस चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि उनको ठीक से यूज करना नहीं आया, बॉडी पर हो गया तो उसकी पॉइजनिंग हो गई, कभी बीमार पड़ते हैं, कभी कभी उसके कारण कुछ किसानों की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो भी एक खतरा है जिसको रोका जा सकता है। फिर मिलेट,
तो भारत 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये भी आप याद कर लीजिए कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। मिलेट किसको बोलते हैं? मोटा अनाज, ज्वार या बाजरा। हाँ, इस तरीके के कौन सा कोरस ग्रेन्स जिनको बोलते हैं हम इंग्लिश में या हिंदी में मोटा अनाज ये शब्द इस्तेमाल किया। मतलब एक तो होता है गेहूं चावल जो कि फाइनर अनाज है, और जैसे ज्वार बाजरा रागी और भी बहुत सारे तरीके के अनाज हैं जो मक्का जिनको उगाया जाता है। और आज के समय में धीरे धीरे इनकी तरफ वापस भी लौटा जा रहा है क्योंकि इनको ज्यादा हेल्दी ऑप्शन समझा जाता है। होल ग्रेन, आजकल मल्टी ग्रेन आटे का जमाना चल गया है। तो इससे क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू इसकी ऐड करना। तो ये हम इस वर्ष में इंटरनेशनल ईयर, अच्छा हम नहीं मना रहे होंगे, ये अंतरराष्ट्रीय तौर पर मनाया जा रहा होगा, हम उसके साथ रहेंगे। फिर ऑयल सीड, तिलहन जो होता है उसके ग्रोथ को भी, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है। हाँ, हमारे देश में जो तेल है वो कैसे हम तेल इस्तेमाल करते हैं? जो खाने वाला वेजिटेबल ऑयल है वो कहाँ से आता है? सर ऑयल सीड से। ऑयल सीड से। और वो ऑयल सीड्स कहाँ से आते हैं? सर खेतों से। नहीं, कुछ तो देश में, मतलब मैं इंटरनेशनल और नेशनल, कुछ तो हमारे देश में ही होते हैं, पर काफी तेल हम काफी हद तक तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। जैसे पाम ऑयल है तो हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं इसके लिए। सनफ्लावर ऑयल वो बाहर से आता है, उसके सीड्स आते हैं, तो इनके लिए हम निर्भर करते हैं। सरसों हमारे देश में होती है, मूंगफली होती है, कोकोनट है, परंतु फिर भी हम तेल के लिए दूसरे तेल, मतलब कच्चा तेल नहीं, ये खाने वाला तेल की बात हो रही है। तो भारत जो है इसके बारे में भी कि किस तरीके से हम अपने देश में ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसके अलावा अगला काम जो हम करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है वो है एक्सटेंशन सर्विसेज। हम कुछ ऐसी सुविधाएं अपने किसानों को, हाईटेक सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं प्रदान करें जिससे कि हमारे किसान अपनी खेती के मामले में और बेहतर अच्छे तरीके से काम कर सकें। ये एक चार्ट है, एक सेकंड आप लोग इस पर जरा नजर मार लें। ये हमारे ग्रोथ चार्ट है। 2016-17 में हमारा ग्रोथ रेट 6.8% था, ये खेती का है, एग्रीकल्चर। ये 6.6% उससे अगले साल था, 18-19 में 2.6% था, तब से लगातार। तो हमारा खेती का जो ग्राफ है वो मोर और लेस स्टेबल रहा है पिछले कुछ समय में, कोरोना के बावजूद। इसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पुराने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे। क्या होते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? रिवर सर वो इंट्रा स्टेट उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में शायद काम आता है ना ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? नहीं, नदियों को आपस में जोड़ देना सर। नदियों को आपस में जोड़ देना। अब क्यों जोड़ना चाहते हो भाई नदियों को? और किसी नदी में हमेशा साल भर पानी रहता है, किसी में पानी नहीं रहता है, तो इसलिए उसमें पानी बना रहे और इरिगेशन के लिए काम आए। हमारी जो नदियां होती हैं उनमें पानी का फ्लो इक्वल नहीं रहता। कभी बारिश में किसी नदी में बारिश हो रही है तो वहां पर पानी बढ़ गया, किसी में घट गया। पर अगर हम इन नदियों को आपस में जोड़ दें तो उससे हमें क्या फायदा हो जाएगा? जिस नदी में मान लो पानी ज्यादा है उसका पानी दूसरी साइड डाइवर्ट कर दिया, जिससे जिस तरफ पानी नहीं है वहां पर पानी ज्यादा पहुंच गया। तो इस तरह पानी की एक इवननेस हम, मतलब बेटर यूटिलिटी पैदा कर सकते हैं। इसमें तापी नर्मदा लिंक, दामांग गंगा पिंजल लिंक, ये इन क्षेत्रों में है। गोदावरी कृष्णा लिंक, कृष्णा पन्नार लिंक और पन्नार कावेरी लिंक। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा केन बेतवा प्रोजेक्ट, इसमें भी जो है इस केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है इसके द्वारा जो इरिगेशन बेनिफिट है, जो इरिगेशन कवरेज है उसको बढ़ाने की कोशिश है। करीब 9.08 लाख हेक्टेयर
जो है जमीन ज्यादा इरिगेशन के अंदर कवर हो, इसकी कोशिश है। सर इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या? बहुत नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली काफी सारे इकोलॉजिस्ट की इसमें राय है कि ये नुकसानदायक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इसमें सारी चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर जब तक गहन अध्ययन ना करें तो हम तब तक उस पर आगे ना बढ़े, ऐसा कई सारे इकोलॉजिकल उनका ऐसी राय है। उसको आप और गहराई से इकोलॉजी में पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं कि किस तरीके का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये प्रभाव हमें आने वाले समय में ही पता चल सकता है जब एक्चुअल में रिवर लिंकिंग होगा। परंतु जैसे लार्ज डैम की बात करते हैं, बड़े बड़े बांध 1960-70 के दशक में, 80 के दशक में बहुत बड़े बड़े बांधों की, लगभग 2000 तक ये दौर रहा। तब तक बड़े बड़े बांध बनाना, इवन नेहरू ने एक समय बोला भी था कि जो ये डैम है ये आधुनिक भारत के मंदिर है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। मैं एग्जैक्टली नहीं पूरा बोल पा रहा हूँ, परंतु जो आने वाले समय के, शायद हीराकुंड बांध का जब उद्घाटन किया गया था तब। परंतु बाद में देखिए जब ये बांध बने और बांध बनने लगे तो इनसे कई सारे इनके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। लार्ज डैम से क्या क्या नुकसान हमारी उसमें देखने को मिलते हैं हमें? क्या क्या डैम के फायदे तो आप सबको पता होंगे, बांधों के क्या क्या फायदे हैं? नुकसान तो बहुत बड़ी एरिया को सबमर्ज कर देगा ये सर। बाढ़ सर, फ्लड से हम लोग बच सकते हैं सर। सबसे पहला तो यही है सबमर्ज। क्या करता है कि हमने किसी जगह पर बांध बनाया नदी में, तो उसके पीछे का सारा जगह पर पानी इकट्ठा होता जाता है। और बहुत सारी जगह में, इवन ये चीज मैंने अपनी आंख से भी देखी, टेहरी जो जगह है, आप लोग नाम सुना होगा टेहरी? यस सर, उत्तराखंड में। हाँ, तो ये टेहरी डैम था। जहाँ टेहरी डैम है वहाँ पूरा एक शहर था। आज के समय वो पूरी तरह पानी में डूब गया है। जब ये टेहरी डैम बना था और इसमें पानी बढ़ रहा था, तब मैं टेहरी गया था। तब उस समय पर टेहरी शहर पूरा था, मतलब उसमें घर बने हुए थे, लोगों को खाली करा दिया गया था, पर मकान बने हुए थे पूरे। उसके बाद में कुछ साल बाद दोबारा गया वहां पर, तो पूरी जगह जो है पानी से डूब गई है। मतलब पूरा शहर समझो, एक पूरा का पूरा शहर जहाँ लाखों की लोग संख्या में लोग रहते होंगे, वो सारा डूब गया। और पीछे तक जहां तक पानी का लेवल है, वो पीछे तक सैकड़ों किलोमीटर तक वो पानी का लेवल बढ़ते जाता है। मान लीजिए, समझ रहे हैं आप इस बात को कि कैसे ये होता है? यस सर। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ को ना समझ आए, इसलिए मैं इसे डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। होता ये है कि जैसे ये हमारी यहाँ नदी पहाड़ से ये धीरे धीरे उतरती चली आ रही है। यहाँ ये पहाड़ है और ये बड़ी दूर तक पहाड़ की वो चली आ रही है, नदी बह रही है। हमने सोचा कि भाई यहाँ बांध लगा देते हैं। बांध लगाएंगे तो फायदा क्या क्या होगा सर? बाढ़ से बांध बनाने का फायदा क्या क्या होगा? नंबर एक, आपने बोला बाढ़ नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। जब बारिश होती है तो एकदम से नदी में पानी बहुत आ जाता है, बाढ़ आ जाती है नीचे। नंबर दो, पानी की अवेलेबिलिटी साल भर सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि आपने पानी स्टोर कर लिया है। अब पानी धीरे धीरे छोड़ते रहिए, तब जब गर्मी के सीजन में बाकी समय पर पानी मिलते रहता है, उससे ये फायदा हो जाता है। उससे जो नहरें हैं उनमें पानी लग जाता है, इरिगेशन के लिए बहुत पानी बच जाता है। बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं कि नुकसान ही है। परंतु जो उसका एक नुकसान जो होता है वो कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये नदी में पानी धीरे धीरे चला रहा है और ये करीब बहुत लंबा दूरी होती है। हमने सोचा कि भाई यहाँ नदी पर एक डैम बना देते हैं। तो पहले जो पानी का लेवल ये था, हमने यहाँ पर एक डैम बना दिया। अब धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता जाएगा। और जहां तक वो पानी का लेवल, अब ये इसके ऊपर का पानी बाहर गिर रहा है, तो यहां तक कि इसके पीछे की जितनी जमीन होती है, और ये कई किलोमीटरों तक पीछे जाती है, 50-60 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, जितनी उसकी हाइट होगी उसके हिसाब से। और उतनी जगह में जो घर होंगे, जो मकान होंगे, जो खेत होंगे, जो जीव जंतु होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज यही होता है कि
बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो जाता है। और जनरली ये ऐसे लोगों का, ट्राइबल लोगों का, वंचित लोगों के घर मकान खेत होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे कौन रहता है, पहाड़ पे ज्यादातर ऐसी रिमोट लोकेशन में वो लोग जो, तो सबसे ज्यादा प्रभावित इससे ऐसे लोग ही होते हैं सबमर्ज होने से। तो एक तो इसका ये नुकसान है। सर एक नुकसान और है ना इसमें, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हो जाता है, मतलब अर्थक्वेक आ जाता है ना। वो भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब हम इतना सारा पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे उस जगह का जो बैलेंस, हमने यहाँ पे एक जगह पे बहुत सारा वजन इकट्ठा कर दिया, तो उससे भी प्रभावित हो सकता है कि वहां कभी भूकंप आ सकता है। इस बात की संभावना है, पर इसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते। तीसरा, अच्छा, बिजली भी बना सकते हैं हम डैम से, हमने ये भूल गए बोलना। पानी की अवेलेबिलिटी के अलावा बिजली बना सकते हैं। और अब इसमें चैलेंज क्या होता है, एक और चैलेंज है, वो होता है सिल्टिंग ऑफ डैम्स। ये बहुत बड़ा इसके लिए नुकसान है। इतने सारा लॉस किया आपने, इतने सारे लोगों को बेघर कर दिया, इतने सारे जीव जानवर, जीव जंतु, खेत मकान सब बर्बाद कर दिए। उसमें करने के बाद भी क्या होता है, रिजल्ट भी कभी कभी इसमें जीरो आता है। क्या उसमें कारण होता है? उसमें कारण ये होता है कि जब ये पहाड़ से ऊपर से नदी आती है, और विशेष रूप से बारिश में, तो ये अपने साथ मिट्टी लेकर आती है। अब जब मिट्टी लाती है तो ये मिट्टी जो है धीरे धीरे यहाँ डैम में इकट्ठी होने शुरू हो जाती है। ये मिट्टी धीरे धीरे यहाँ भरने लगती है, इस पूरे क्षेत्र में मिट्टी भरने लगती है। तो धीरे धीरे जो ऊपर से पहाड़ों से मिट्टी आ रही है, ये इस पूरे डैम में भर जाती है। इसे सिल्टिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं। रेता इकट्ठा होते जाता है, और पूरा जो डैम का एरिया है जहां पानी स्टोर होना चाहिए था, वो पानी स्टोर नहीं होता है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। और जो आपने डैम बनाया, जिसके लिए इतने सारे लोगों को डुबा दिया, इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्चा किया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्चा किया, और वो सब बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भर गई। अब तो ना तो वहां बिजली बन पाएगी, ना पानी स्टोर होगा, नदी अपने तरीके से फिर बहती रहेगी। बस ये है कि वो थोड़ी ऊंची हो जाएगी, और इसके अलावा बाकी इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो डैम के जो लार्ज डैम है, उनके अपने कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो जब नेहरू जी और बाद की सरकारें जो डैम्स बना रही थी, तब ये सारी समस्याओं को नहीं देख पा रही थी, पर आज के समय में हमें मालूम है किस किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जी सर, जो खाद्यान्न उत्पादन सर, उसमें भी कमी आएगा सर? किसमें? जो सर डैम, जो नदी, जो डैम बना हुआ है सर, इसके पीछे जो मतलब खाद्यान्न उत्पाद, जो कृषि, मतलब जो पानी सर ओवरफ्लो करेगा, तो किसान का जो है जमीन दलदली हो जाएगा उससे, खाद्यान्न उत्पादन में जहाँ भी वो इकोलॉजी को तो पूरी तरह से प्रभावित करेगा ही करेगा। जहां जहां पानी इकट्ठा होगा, तो पानी के बिना तो बेचारा किसान खेती करेगा नहीं। जहां उसका खेत था वो पानी में डूब जाता है, वहां तो उसके ऊपर, जैसे अभी नई टहरी बनाया गया, जो टहरी शहर था उसके स्थान पर नई टहरी शहर बनाया गया, परंतु धीरे धीरे वो सभी विस्थापित हो गए, और ये नई टहरी भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया था जब तक मैं वहां था। ये तो मैंने अपनी आंखों से डूबता हुआ एक शहर देखा। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के से जुड़े हुए हैं। कई सारी आशंकाएं जताई गई हैं, जिनके बारे में आज के समय में हम मतलब कयास लगा सकते हैं। जब ये एक्चुअली में प्रोजेक्ट आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि इससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा, सर डैम भी कई टाइप के। हाँ, अब डैम, अब बात यह है कि इसका मतलब ये है कि क्या हमें डैम नहीं बनाने चाहिए? अगर आप इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आज के समय में डैम बनाने चाहिए, बट हमें मल्टीपल स्मॉल डैम्स बनाने चाहिए। चेक डैम्स भी इनको बोलते हैं, छोटे छोटे। अब जैसे ये नदी थी मेरी, ज्यादा ग्रेडियंट छोटा हो गया, ये नदी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आज के समय का विचार ये है कि हमें बहुत बड़े बड़े डैम ना बना के छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए, स्मॉल डैम्स। इनमें पानी भी कम जो है, इनमें जो है जो पानी में डूबने वाला क्षेत्र है वो कम हो जाता है, और बाकी सारी चीजें, अच्छा लोकल, जैसे हमने एक छोटा सा यहाँ टरबाइन लगाया, तो एक गांव में वो बिजली दे देगा, ठीक है, पानी भी स्टोर कर लिया, बिजली भी पैदा कर दी, और जो अदर इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर दिया। तो आज के समय में ज्यादा अच्छा आइडिया है कि वी शुड क्रिएट स्मॉल डैम्स।
instead of big large dams. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला काम हमारे लिए, अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है MSME। MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या करेगी? MSME मिनिस्ट्री की क्या योगदान है? क्या ये कोई इसका कोई महत्व है या बस क्या महत्व है MSME का? सारे महत्व है सर। है? बहुत महत्व है। क्या महत्व है बताओ। जैसे सेमी इंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, मोस्टली MSME के अंडर ही वर्क करते हैं और वो रोजगार बहुत ज्यादा जो लोकल एरिया पे बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो 70 करोड़ की आबादी, जिसकी मैं बार बार बात करता रहता हूं, जिसको रोजगार की आवश्यकता है, उसकी रोजगार की आवश्यकता कौन पूर्ति कर सकता है? MSME। कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी, कोई कुछ भी बोले, कोई नहीं कर सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। लॉजिकली सोच के देखो, कोई भी सरकार 70 करोड़ 100 करोड़ रोजगार नहीं बना सकती है। दैट इज इम्पॉसिबल। बहुत लिबरल गवर्नमेंट भी आ जाएगी तो भी वे 1-8 करोड़ से ज्यादा रोजगार नहीं बना सकती। हमारे पास 100 करोड़ के आसपास लोग रहेंगे आने वाले समय में जिनको रोजगार की आवश्यकता है। तो ये 99 करोड़ लोगों के लिए क्या काम होगा? इनको केवल और केवल एक ही जगह पर रोजगार मिल सकता है, वो है SME। अगर हम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बनाए, हमारे देश में मान लो 10 करोड़ छोटे छोटे उद्योग धंधे, हर उद्योग धंधे में 5 आदमी, किसी में 7 आदमी, किसी में 9 आदमी, किसी में 10 आदमी लग जाए और 10 करोड़ ऐसे उद्योग धंधे बन जाए, तो हम हर एक आदमी को रोजगार दे सकते हैं। और ये जो 10 करोड़ रोजगार होंगे, ये SMEs जो होंगे, ये 10 करोड़ SMEs इतना पैसा भी बिल्ड कर सकते हैं इवन आज के समय में भी, जब हमारे MSME सेक्टर बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, आज हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग MSME सेक्टर नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे देश का 45% तक GDP, 40% तक GDP कहां से आता है? 40% of our GDP comes from MSMEs. 45% of our export, हमारा करीब 45% तक जो एक्सपोर्ट इनकम, जो फॉरेन करेंसी आती है, वो ये SME देती है। ये छोटे छोटे उद्योग धंधे, हमें लग सकता है कि नहीं रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी, मतलब ये ठीक है, नंबर्स के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जो हमारा इसी तरह से करीब 40-45% तक जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जो आज के समय में हमारी जो वर्क फोर्स है करीब 45 करोड़ के आसपास होगी, 45-50 करोड़ के बीच में हमारे पास वर्क फोर्स है। ये 45 करोड़ लोग, ज्यादातर लोग कहाँ, 45%, इस 45 करोड़ में से करीब 45% लोग SMEs में काम करते हैं, इन छोटे और तो हमें ऐसा लग सकता है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे, रिलायंस कंपनी, ऐसी कंपनियां गिनती की हैं, ये गिनती की हैं, 150 कंपनियां हैं, इनमें इतना रोजगार नहीं है जितना रोजगार इन छोटे छोटे उद्योग धंधों में, जो छोटी छोटी फैक्ट्री, गली मोहल्ले में, कारखानों के आप देखते हैं, उनमें जितना रोजगार पैदा होता है, उतना कहीं और रोजगार, उतना कहीं एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, उतना जो GDP कंट्रीब्यूशन किसी और का नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि हमारा फोकस नहीं है इस ओर। अगर हमारा इस ओर फोकस होगा, आज अगर चाइना डेवलप्ड है तो क्यों डेवलप्ड है? चाइना ने तरक्की जो करी है वो क्यों करी है? सर क्योंकि उस वहां पे छोटे उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। सेक्टर बहुत मजबूत है। आज जो चाइना की जो स्टोरी है, उसका मूल कारण उसका SME है। जर्मनी का जो मूल कारण, मतलब जिस जमाने में जर्मनी और इवन अमेरिका उसका टिपिकल एग्जांपल नहीं है, पर जर्मनी, कोरिया, ये ऐसे कुछ देश हैं जिनके जो ग्रोथ की स्टोरी है वो SMEs ने ही लिखी है। बट समहाउ हम एज पॉपुलेशन, एज सिटीजन्स, और हमारे जो लीडर्स हैं, दे आर नॉट फोकसिंग एनफ इन द SME सेक्टर। तो SMEs को हम सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स का एकमात्र हल हो सकता है।
तो उसी एसएमईज के लिए बजट में भी प्रावधान है। ठीक है, बजट में जैसे उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल, इन सबको आपस में जोड़ा गया है। उद्यम पोर्टल एक है, ई श्रम पोर्टल है, असीम पोर्टल है, इनको आपस में जोड़ा गया है जिससे कि ये आपस में मिलके एक डाटाबेस बनाए, बिजनेस गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज को इसमें प्रमोट करें। एसएमईज को प्रमोट करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम दी गई है। क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम मतलब कि उनको क्रेडिट, उनके क्रेडिट को इमरजेंसी सिचुएशन में, जो खासतौर में कोरोना के कारण पैदा हुआ, तो उनको एक एडिशनल फैसिलिटी दी जा रही है कि यदि आपको आवश्यकता हो तो आप पैसा उधार लेके अपने बिजनेस को आगे रन कर सकते हैं। करीब 130 लाख एसएमईज को, ठीक है, ये एडिशनल क्रेडिट मार्च 2023 तक देने का प्रस्ताव है, जिसके अंदर 50,000 करोड़ तक ECLGS में दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसका नाम है CGST-MSE। ये स्कीम मैं हर बार सभी बच्चों को बताता हूं। CGT-MSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसका क्या मतलब है? हमारे जो एंटरप्राइज होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, आप में से कोई सोचोगे कि जी चलो मैं सर काम शुरू करना चाहता हूँ, ये शुरुआत कर रहा हूँ डैन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। तो बच्चे बोलेंगे साहब मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं कैसे करूँगा बिजनेस, आइडिया तो बहुत सारे हैं, तो मैं कैसे करूँगा, पैसा कहाँ से आएगा? उसे कोई लोन तो देगा नहीं, क्योंकि बैंक लोन देते समय क्या मांगती है? मॉर्गेज का, मॉर्गेज, कोलैटरल। ठीक है, गिरवी क्या रखोगे, रहन क्या रखोगे? सबसे पहला सवाल यही मांगते हैं ना बैंक वाले कि भाई क्या है रखने के लिए तुम्हारे पास। तो आप कहोगे हमारे पास तो कुछ है नहीं। ऑब्वियसली अभी तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, घर मकान कुछ है नहीं, तो करोगे कैसे? तो वहां पर आपके लिए ये CGT-MSE काम आ सकता है। एक विशेष ट्रस्ट है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, अगर आप लोन लेना चाहते हो और आपके पास कोलेट्रल नहीं है, तो ये जो ट्रस्ट है ये आपके कोलेट्रल का काम करेगा। ये आप पर एक एक्स्ट्रा फीस लग जाएगी, आपको लोन लेते समय 1% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, परंतु इसके तहत आपको लोन मिल जाएगा। इसके तहत 2 लाख करोड़ माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को देने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ तक रुपया दिया जाए। इसके अलावा अगली स्कीम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSE परफॉर्मेंस, रैंप प्रोग्राम, कि किस प्रकार से हम अपने MSEs को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेटेड है। ठीक है ये बजट, बट मेरा मतलब अगर मेरी व्यक्तिगत राय कोई माने, जो कि कोई नहीं सुनेगा कर, पर फिर भी अगर मेरी व्यक्तिगत राय होगी सभी सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, कि हमें इस सेक्टर में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और अगर हम इसे करें तो हम अपने देश की बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट अगला क्षेत्र MSE के बाद में है, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे देश में ये दूसरी बड़ी समस्या है कि हम लोग बहुत सारे एजुकेटेड तो हैं, पर हमारे एजुकेशन का प्रॉब्लम क्या है? हमारे एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप देख पाते हो? क्वालिटी ऑफ सर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हमारे कंपनी के उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमें स्किल नहीं दे पा रहा है, स्किल डेफिशिएंट है हम। उदाहरण मैं देता हूं आपको, अभी की क्लास में ही दूंगा। जैसे मैंने कई बार महसूस किया है जब मैं कोई सवाल पूछता हूं, हाँ, तो बहुत सारे बच्चे यह स्किप कर जाते हैं। जैसे ही मैं सवाल पूछने का कार्यक्रम शुरू करूंगा तो 2-4 मैं लोगों को देखता हूं वो लीव कर देते हैं। क्यों लीव करते हैं? मीटिंग को छोड़ देते हैं। सर
कॉन्फिडेंस नहीं है सर। हिचक होता होगा सर। हाँ, हिचक। ऐसा नहीं कि उनको सवाल आता नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत सबको आता है। कोई यहाँ पर जो बोलने वाले बच्चे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप बहुत विद्वान हो और बाकी जो नहीं बोल रहे हैं वो विद्वान नहीं है। सब लगभग मेरी मेरी अपनी समझ से कुदरत ने सबको बराबर बनाया है, सब उतने होशियार हैं। प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। हमारी सर अब सेल्फ तक कॉन्फिडेंस। ग्रेजुएशन की शिक्षा हमें कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं कर पाई है। वी आर वेरी पुअर एट अवर कम्युनिकेशन। अभी मैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हम सबका बहुत पुअर है। कितने बच्चों को बोलूंगा तो वो अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे, चाहे मैं कितना भी इंसिस्ट करता रहूं। और मैं क्यों इंसिस्ट करता हूँ? कोई मुझे शौक नहीं है इंसिस्ट करने का, ना मैं आपको ह्यूमिलेट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप बोले। बोलना सीखने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी आप बोल पाएंगे। जैसे कोई भी चीज करने के लिए उसे कभी ना कभी हमें शुरू करना पड़ता है, तो हमें फर्स्ट स्टेप लेने पड़ते हैं। तो मैं जब आपसे सवाल पूछता हूं तो इसलिए नहीं पूछता हूं कि मुझे आपका से उत्तर की आवश्यकता है, आप दोगे नहीं दोगे, नहीं। मैं जब आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो पाए, आप अपनी बात को एक्सप्रेस करना सीख पाए। हमारे देश में बहुत सारे, मैं तो इतने साल से बहुत बच्चों के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने का स्किल अभी भी डेफिशिएंट है। वो अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं सवाल का उत्तर आते हुए भी। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी एक समय पर ऐसा ही था, मैं भी अपने आप को, अपने विचार को, अभी भी मैं कभी कभी फील करता हूँ कि अपने आइडियाज को जो जिस तरह से मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, अब उतना पुअर नहीं रहा हूँ। एक समय मेरे साथ भी थी, मैं अपनी क्लास में बहुत कम बोलता था, मेरे टीचर वीचर मुझे कोई नहीं जानता था। उसका कारण ये नहीं था कि मेरे को जवाब आता नहीं था, पर हाँ, मुझे उत्तर देने का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था, या एक्सप्रेस करने का जो भरोसा होना चाहिए वो नहीं था, वो मिसिंग था। लिथार्जी थी दूसरी चीज, लिथार्जी कि हम, अरे ठीक है कोई तो दे रहा है ना, ये चंद्रा बता देगी, दीपक बता देगा, सैफ बोलते रहता है, इनको ही बोलने में। तो इस तरीके का हमारे क्लास में होता है। तो एक हमारा कम्युनिकेशन स्किल मिसिंग है। दूसरा, अगर मैं कहूँ राइटिंग स्किल की बात, तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुतों का अच्छा तब भी होगा, कुछ का अच्छा होगा, पर राइटिंग स्किल तो बहुत लोगों का पुअर है, बहुत ज्यादा खराब है। मैं बहुत बार लोगों को ये मैसेज कर देता हूँ कि काइंडली सेंड मी टेक्स्ट। जब कहीं बिजी हुआ, कोई कॉल करता है, मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, तो मैं इंसिस्ट करके लिख देता हूँ। और मैं अब फोन उठाता भी इसलिए नहीं हूँ, आई वॉन्ट कि आप मुझे लिख कर मैसेज भेजें। इट विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। आपका लिख कर कम्युनिकेट करने का जो स्किल है वो बेहतर होगा। और बहुत बार ऐसा मैंने देखा कि फोन आप ना उठाओ, मैसेज कर दो, वो 4 बार कॉल तो कर सकता है आदमी, पर वो मैसेज नहीं करेगा, 2 लाइन का मैसेज जो लिखना है वो नहीं लिखेगा। ये हमारा जो राइटिंग स्किल है वो ना होने का कारण होता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमें तैयार नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी पर दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल सिस्टम के बात कर रहा हूँ कि वो हमें हमारे स्किल नहीं दे पा रहा है। एक और स्किल की जैसे बात करूं कि हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है हमारी एजुकेशन कि हम क्या करेंगे। हमारे को केवल ये लगता है कि हम केवल और केवल नौकरी कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और चीज नहीं कर सकते। छोटी नौकरी करेंगे, हम पीएचडी भी कर लेंगे तो भी चपरासी की नौकरी के लिए तैयार है ना। हर साल अखबारों में खबर छपती है कि वहां पर पियोन के पद के लिए इतने पीएचडी लोगों ने, अब तो बीटेक आईआईटीएन लोग भी अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप 4 की नौकरी, ग्रुप 3 की नौकरी के लिए, सेलेक्ट भी हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हमारे बीटेक लोग, आईआईटीएन लोग एसएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं? कईयों को मैं पर्सनली जानता हूं जो आईआईटीएन है, वो एसएससी करके इंस्पेक्टर का काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। हमारे पीएचडी सर जो पीएम की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर जॉब सिक्योरिटी। हाँ, तो जॉब सिक्योरिटी क्या होती है?
ये सर जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है सर जितना होना चाहिए उन लोग को। नहीं तो वो उसका कारण क्या है? अवेलेबिलिटी की बात नहीं है, वो तो जब सर सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक बात हो सकती है। हम एक बेसिक फंडामेंटल चीज को जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम हमें जब तक ये बात को नहीं समझाएगा कि भाई देखो नौकरी के लिए बच्चे हैं 70 करोड़, नौकरी अवेलेबल है ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, 69 करोड़ को किसी भी हालत में वो वाली जॉब नहीं मिलेगी जिसकी आप कामना कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि नहीं मैं बीटेक, प्रॉब्लम मैं जो जैसा इसे देखता हूं वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो एजुकेशन वो है, वो बच्चों को तैयारी नहीं कर पा रही है। वो तैयारी ये कर रही है कि आपको नौकरी ही करनी है, आपके पास कोई और साधन नहीं है सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के अलावा। आप बड़ी नौकरी कर लेना, आप आईएएस बन जाना, आईएएस नहीं बन पाओगे तो एसएससी बन जाना, एसएससी नहीं बन पाओगे तो पीएन बन जाना, पर करना नौकरी ही। आपके पास नौकरी के अलावा कोई और एवेन्यू नहीं है। ये फेलियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमें वो स्किल, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है यार कि ठीक है जॉब नहीं है तो क्या, ऐसी क्या जॉब सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट सर्विस में? पीएन की नौकरी में आप ऐसी क्या जॉब सिक्योरिटी देख रहे हो जो एक पीएचडी होल्डर देख रहा है? ऐसा क्या ग्रेट है यार, मतलब ऐसी क्या जॉब सिक्योरिटी है कि एक सर जैसे कोविड, आप बताओ, बोलो। सर जैसे कोविड जैसे स्थिति में सर बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉयमेंट को सर बाहर कर दे रही थी, लेकिन गवर्नमेंट वो में भी तो बात सैलरी है ना, नहीं मिल रहा था। मैं तो लेकिन खुद यही कहूंगा कि अगर सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट, प्राइवेट नहीं मिलेगी तो सरकारी, अल्टीमेटली तो दोनों ही जॉब है ना, दोनों ही नौकरी है। मैं जी जो इस बात को कह रहा हूं कि हम क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सर सिर्फ नौकरी चाहिए, हमें सिर्फ सर और सिर्फ आई नौकर ही थिंक बनना है। हम नौकर बनने के अलावा कुछ और बन ही नहीं सकते। हम बड़े नौकर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पर वो भी नौकर हैं। हम छोटे नौकर बन सकते हैं, एसएससी बन जाए, छोटे नौकर बन जाएंगे। हम पीएन बन जाएंगे, पर बनेंगे नौकर ही। हम सरकार में नहीं बन पाए तो प्राइवेट सेक्टर में जाकर नौकर बनेंगे, पर वहां भी नौकर ही बनेंगे। हम इंडिया नहीं रहेंगे, यूएसए जाएंगे, वहां भी नौकर बनेंगे। वहां भी हम क्या बनेंगे? सुंदर पिचाई, और कौन कौन है नाम बताओ तो। सत्या नडेला, सत्या नडेला, अभी जो अग्रवाल पारस ट्विटर का, यस सर, ये सब क्या है? सीईओ हैं सर, सीईओ है, CEO क्या होता है? नौकर है सर, चीफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो भी होते हैं, नौकर होता है। होते नौकरी पे ही हैं। Why are we not Larry Page? Why are we not Zuckerberg? हम ये क्यों नहीं बन रहे भाई? सर सर हमारा एजुकेशन क्रिएटर पॉलिसी सर ऐसा फंड है। चाहिए होता है। लैरी पेज के लिए सुंदर पिचाई वो कर सकते हैं, बट वाई कांट हम अपने अंदर इतनी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस पैदा करें कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी स्लेव्स, वी डोंट वांट टू बी नौकर, वी वांट टू बी ओनर्स। हम खुद, मैं क्यों लैरी पेज, मैं क्यों जुकरबर्ग नहीं बन सकता हूँ? मेरे में क्या कमी है ऐसी? वो कमी मैं जैसे देखता हूँ, द प्रॉब्लम लाइज इन आवर एजुकेशन। उसने कभी हमें तैयारी नहीं किया उस चीज के लिए, उसने कभी बट हमें सर बताया एज अ नहीं। सेकेंडरी हम सर फंड्स को भी तो कह सकते हैं, इतने आसानी से सर फंड्स मिलते नहीं अच्छा हैं। एक बात बताओ, लैरी पेज और जुकरबर्ग, जुकरबर्ग और अगर मैं कहूँ इंडिया में भी तो क्या नाम हमारे ये अंबानी, इनके पास कितने फंड थे? अंबानी की कहानी जैसे मैंने पढ़ी है, सुनी है, मतलब आप लोगों ने भी सुनी होगी, टाइपराइटर बेच के अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है लैरी पेज और जुकरबर्ग बहुत ही रईस खानदानों से आए हुए हैं? तो खानदानों की बात नहीं होती है सर, आई थिंक सर फंड्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं सर मतलब मेरे जो कजन्स वगैरह हैं सारे स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं और वो करते भी हैं, बट सब हर कोई अपने हिसाब से अपनी तरफ से कैपिटल इनकम नहीं डाल सकता, तो उसे किसी का मतलब किसी इन्वेस्टर को ढूंढना पड़ता है और मिलता ही नहीं है। नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, हैव यू ट्राइड CGSTME? CGSTI में सर मुझे बताना पड़ेगा, बट अभी उसने रिसेंट में जो अभी एक शो आया था शार्क दैट्स टैंक व्हाट आई जो एम था सेइंग। उसमें ट्राई करा था। यही मैं आर्गुमेंट तो मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे अपने कैपिटल क्यों लगाना है? लैरी पेज और जुकरबर्ग इन लोगों ने क्या अपने फंड से लगाया होगा? आपको लगता है इनके पास इतना पैसा रहा होगा?
हमारा के पास तो नहीं हमारे पता, देश में के पास वो सिस्टम मिसिंग है। अगर लैरी पेज को कोई प्रमोट कर सकता है, क्या हमारे देश में ऐसे लोग नहीं है जिनके पास पैसे हों, जो 10, 20, 50, 100 लाख रुपया खर्चा करके सर वे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन यू, बट वी लैक दैट कॉन्फिडेंस, वी लैक दैट अप्रोच। एक्चुअली कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, हमारा ओवरऑल अप्रोच ही मिस हो गया है। हम कहीं मिस कर गए हैं कि भाई हमें तो प्रॉब्लम वो नहीं है जो तुम लोग मतलब जैसे सोच रहे हो। स्टार्टअप भी हम कब करते हैं? अगर मैं ये कहूं कि कितने लोग, कौन लोग स्टार्टअप करते हैं? 35 से 40 साल की एज में। हाँ, 35 थके हारे हुए लोग। हमारे लिए स्टार्टअप, ज्यादातर स्टार्टअप जिनको मैं जानता हूँ, पहले है ना, किसी ने, सभी के लिए जनरलाइजेशन नहीं है, बट इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आई एम पुटिंग अक्रॉस यू। मैं यहाँ जानता हूँ कि भारत में बिजनेस कौन करता है या स्टार्टअप कौन स्टार्ट करता है? जिसकी नौकरी छूट गई होती है, जो सब तरफ IAS सारी कोशिश कर चुका है, जो कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ है, फिर वो थके आ रहे यार कुछ नहीं है करने को, तो ऐसा करता हूँ बिजनेस कर लेता हूँ। तो हम थके हारे हुए लोग, लैरी पेज, जुकरबर्ग, ये कब स्टार्ट करते हैं? इन्होंने सर अपने अर्ली 20s में करा था। कॉलेज में, है ना, कॉलेज में, जब ये कॉलेज में घुस रहे हैं। हमारे कितने बच्चे ऐसे, किसी बच्चे को जानते हो जो बीटेक में आया हो और उसने अपना कारोबार कुछ शुरू किया हो, कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है? जानते हो कुछ नामों को? मेरे कुछ फ्रेंड्स वो स्टार्टअप नहीं, वो इंस्टाग्राम पे वो अपने प्रोडक्ट्स बना के सेल करते हैं। गुड आइडिया, व्हाई नॉट, व्हाई शुड नॉट। पर हमें एक नहीं, हमें ये समझो कि हमें 10 करोड़ चाहिए ऐसे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें SMEs बनाने हैं तो हमारे को 100 करोड़ लोगों के लिए कम से कम 10 करोड़ SMEs चाहिए। When we will have this number, India will become a superpower. और जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि बीटेक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लोग नहीं करते, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? फ्लिपकार्ट, बंसल ब्रदर्स, इन्होंने कब शुरू किया था पता है आपको? फ्लिपकार्ट पेयू, पेटीएम नहीं, शायद पेटीएम है, नॉट पेयू, पेटीएम। ये कब शुरू हुआ था? ये सब लोगों ने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया था। बंसल ब्रदर्स ने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ये फ्लिपकार्ट शुरू किया था। फिर इनको जॉब वॉब ऑफर हुई, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, चले गए। सर फ्लिपकार्ट 2007 में हुआ था। किसका? नहीं, मैं इनके नहीं कह रहा हूँ कि वो कब हुए थे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जिन्होंने शुरू किया था, इन्होंने कॉलेज में स्टार्ट किया था ये आइडिया, जब ये कॉलेज में बीटेक कर रहे थे। क्या हम में से ऐसे लोग हैं कि किसी ने बीटेक करते हुए सोचा हो कि मैं ये कर लूंगा? शायद बहुत कम। शायद सर टीचिंग में है? सर टीचिंग भी तो एक है ना सर, टीचिंग कुछ स्टार्टअप टीचिंग क्यों नहीं कर सकते? मैं, हमारे सर्विस का एक IAS है, आप ही जैसा एक आदमी है, क्या नाम, वो तो उसको मैं नहीं जानता हूँ, जो मैडम थी हमारे यहाँ पढ़ाती थी, उसकी बैचमेट है, जो ये क्या नाम है, अनअकैडमी, सर रोमन सैनी सर। हाँ, रोमन सैनी, वो सेलेक्ट हुआ था, उसने नहीं किया, उसने अपना ही काम शुरू किया कि नहीं मैं तो ये करूंगा। एवरीबडी नोज व्हाट इज अनअकैडमी नाउ। सो अल्टीमेटली वी नीड न्यू थिंग्स, वी नीड न्यू कॉन्फिडेंस। तुम्हें क्या लगता है रोमन सैनी बहुत अमीर रहा होगा? बहुत कहीं रईस सर उनको होगा? आपके मेरे जैसा ही सामान्य आदमी होगा? ठीक है, चलो खैर, फिर भी हम अपने टॉपिक पर, बजट पर वापस आ जाते हैं। बट आई ट्राई टू पुश यू ऑल, और मेरा जो बेसिक आइडिया इंटेंशन है वो कहने का ये है कि यस, वी आर लैकिंग इन अवर स्किल डेवलपमेंट। बट अगर कोई चीज मान लो भाई कोई नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, तो हमें खुद करनी चाहिए। हम खुद क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट कर देगी और हम नहीं कर सकेंगे? तो हम लोगों को अपना जो होराइजन है, मेंटल होराइजन, वो चेंज करना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग, कम से कम कुछ लोग तो अपना मेंटल होराइजन चेंज करेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। गवर्नमेंट इसके लिए कम से कम बजट में प्रावधान रखा है कि डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैक ई पोर्टल करके ये प्रोग्राम है,
और फिर ये ड्रोन शक्ति कि ड्रोन एज अ सर्विस, जो एक नया एरिया डेवलप हो रहा है कि ड्रोन को एज अ सर्विस इस्तेमाल किया जाए। आप तरह तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो क्रॉप असेसमेंट है, क्योंकि बेचारा किसान तो क्रॉप असेसमेंट नहीं कर सकेगा, तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट को ये सर्विस दे सकते हो, किसानों को ये सर्विस दे सकते हो कि भाई हम आपके लिए ये काम कर देंगे, आप हमें इतने पैसे दे देना, हमारे पास ये 10 ड्रोन है, हम इससे काम कर देंगे आपके लिए। फिर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सरकार इस बजट में करने का प्रस्ताव रख रही है। इसके बाद हम आते हैं एजुकेशन पर। तो एजुकेशन में एक टीवी चैनल, वन क्लास वन टीवी चैनल का प्रोग्राम शुरू किया गया है PM ई विद्या नाम से, जो है बहुत सारे टीवी चैनल्स पर पहुंच उपलब्ध रहेगा, जिसके द्वारा हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल लैब्स, स्किलिंग ई लैब्स, ये सब बनाया जाएगा। हाई क्वालिटी ई कंटेंट डेवलप करने का विचार है इसके अंतर्गत। डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन, इसके लिए काम करने का प्रस्ताव हमारे बजट में रखा गया है। फ्रेंड्स 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल जॉइन अगेन। ओके सर। ओके ओके सर 11:20 पे ज्वाइन करेंगे। हाँ 11-5 मिनट। ओके। हेलो, एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आप बोलो। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है। हम लोग का कोचिंग, दीप IAS कोचिंग, एक प्रोग्राम एक संडे को सशक्तिकरण संवाद चलाता है, आप लोग को पता है क्या? हाँ हमें पता है, 8 बजे सुबह। सभी को पता है, सभी को लगभग पता ही होगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सभी लोग कभी ना कभी जुड़े हो उससे, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमको सशक्तिकरण संवाद से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? क्या इसका मतलब, जब तक सर नहीं है तो 2-4 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन इसका आंसर बताए तो मैं थोड़ा सा उसको जानना चाह रहा था। मैं उसका बता देता हूँ, उसमें जरूर जुड़ना चाहिए। नहीं जुड़ने का तो कोई मतलब नहीं, उसमें जरूर जुड़ना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि उसे जुड़ना क्यों नहीं चाहिए। जुड़ना चाहिए ये मैं जान रहा हूँ, जुड़ना क्यों नहीं चाहिए, अगर कोई इस बारे में बताए तो मुझे थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। सबका रीजन अलग अलग हो सकता है कि वो क्यों नहीं जुड़ रहा है। हाँ, रीजन तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वही मैसेज जाने के बाद, उसी तरह का मैसेज जाने के बाद 10 बजे वो सारे बंदे जुड़ जाते हैं, वही मैसेज जुड़ने जाने के बाद वो नहीं जुड़ पाते हैं। अचानक से वो रीजन कैसे डाइवर्ट हो जाता है, और वो क्या रीजन हो सकता है, मैं वही जानना चाह रहा था। कुछ लोगों का रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकता है बस, और तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सारी बातें इतनी अच्छी होती हैं। ये नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर ये पेज लोड की प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पेज ही लोड होना बंद हो गया है। हाँ मेरा भी नहीं लोड हो रहा है पेज। एक्चुअली मैंने एक सॉल्यूशन सोचा था, जैसे हमने सशक्तिकरण का ग्रुप नहीं बना रखा है इसी पे टीम्स पे, वैसे ही अगर सर एक क्लास का भी वो ग्रुप बना दे तो सीधा टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लेंगे, वो पेज लोड नहीं करना पड़ेगा। मैं उस बात को समझ रहा हूँ कि हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो। वो टेक्निकल प्रॉब्लम केवल उसी समय क्यों आती है कि वही अचानक से इसमें इतने सारे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग इतना संख्या में पेज मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा है एक हफ्ते से।
ना वो क्या लास्ट सर? टाइम से मेरा स्टूडेंट पेज लोड ही नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, स्टूडेंट पेज लॉग इन ही नहीं हो रहा। लॉगिन छोड़ो, वो लोड नहीं हो रहा, पेज ही लोड नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ मतलब मेरा भी हाँ वही हो रहा है। मेरा बहुत भी, सारे, आई थॉट सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, दैट्स व्हाई आई डिडंट शेयर इट। हाँ मतलब मेरा भी लोग नहीं हो जुड़ना रहा 2 चाह दिन से। लोग जुड़ना चाह रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं ना, ये एक रीजन हो हाँ, सकता तो है। ये मे भी हो सकता है दीप की तरफ से भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हो किसी किसी का। अच्छा, कोई बात नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन था, मुझे किसी ने बोला नहीं था, बस जस्ट आई वांट टू नो, मैं जानना चाह हाँ, रहा था। बट मैं हाँ लास्ट टाइम भी सर को यही बोलना चाहता था जब वो क्लास खत्म हो गई थी, कि अगर सर इसी पे एक ग्रुप बना दे सशक्तिकरण की तरह, तो वैसे ज्वाइन करने में फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। जस्ट टीम पे टीम ओपन करना और टीम पे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो कॉल अपने आप लग जाएगी सबकी। अच्छा, आप तो ये फिर कहना चाह आप ये बोल रहे हैं कि सशक्तिकरण संवाद में कुछ लोगों को ही अलाउ किया जाता है क्या जुड़ने के लिए? नहीं नहीं, सशक्तिकरण जैसे संवाद का ना टीम्स में एक अलग से वो बना हुआ है ग्रुप, टीम्स ऐप पे। तो एक रेगुलर क्लास का भी हम अगर उस पे भी ग्रुप बना दें, तो हमें स्टूडेंट पेज लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी फिर। मतलब जैसे जिसका लॉगिन हो रहा है वो वहां से कर लेगा, बट जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसे लिंक मांगने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधा टीम्स ऐप ओपन करेगा और उस पर टैप करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। इन सशक्तिकरण संवाद एग्जैक्टली। हाँ, इसमें एक्चुअली स्क्रीन प्रेजेंट करने का ऑप्शन नहीं है, इसमें सर ने हटा रखा है, वरना मैं दिखाता कि वो सशक्तिकरण का ना इसमें ऑलरेडी बना हुआ है एक ग्रुप। और ऐसे ही एक दूसरा अगर सर बना दे रेगुलर क्लास के लिए, तो जिसका ज्वाइन नहीं होता है उसे लिंक नहीं मांगना पड़ेगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। जो 5-10 मिनट की क्लास निकल जाती है रोज की, वो नहीं निकलेगी। इस बारे में सर को भी जानकारी है क्या? नहीं है सर को जानकारी, लास्ट टाइम मैं बताना चाह रहा था तो बस सर लीव कर गए थे। देखिए, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको जानकारी हो सर, इस बारे में वो जानकारी उनको भी हो, पर उस बारे में वो ध्यान दे पा रहे हो, तो आप communicate आई हाँ थिंक वो सशक्तिकरण वाला जो वो है उसमें सर तो लिंक सेंड करते हैं ना, उसमें कोई और ग्रुप तो नहीं है। नहीं, एक बार आप अपना टीम्स ऐप ओपन करोगे ना, तो उसमें एक सशक्तिकरण नाम से ग्रुप बना हुआ है टीम्स ऐप पर, व्हाट्सएप पर नहीं। टीम्स ऐप को जब ओपन करोगे तो उसमें ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है। तो उसमें जाके देखोगे हाँ ना हाँ चैट में, है। तो चैट में हाँ लिखा हाँ हुआ है हाँ। सशक्तिकरण। हाँ, तो अच्छा, उससे डायरेक्ट सशक्ति ज्वाइन हो जाता है, उससे डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है, लिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसे ही ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अगर सर टीम्स पे एक और ऐसा डेली क्लास का बना दे, तो उस पे भी हम सीधा उसी को ज्वाइन कर लेंगे, तो लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। या अगर वो ठीक हो जाता है पेज, तो वो भी ठीक है। पेज ठीक हो जाए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, मतलब दोनों बेटर ऑप्शन है ना अगर पेज ठीक हो जाएगा ना, जो पेज से लॉगिन करेगा, तो वो किसी दूसरी मीटिंग में चला जाएगा, और जो हमारी डेली क्लासेस वाली ग्रुप बना होगा ना, वो कोई दूसरी मीटिंग होगी, तो 2 अलग अलग मीटिंग क्रिएट हो जाएंगी ऐसे। हमें किसी एक से ही लॉगिन करना पड़ेगा, किसी एक वे से। इधर ये जो टीम्स वाला मीटिंग है उससे, या फिर वो स्टूडेंट पेज से लॉगिन करके, ओह। वरना 2 अलग अलग क्रिएट हो जाएंगी। हेलो, यस यस सर। सर। शुरू करें? यस यस सर। ये सर। सर हम लोगों को एक प्रॉब्लम शेयर करनी थी। हाँ करो। सर हम लोगों का जो क्रोम से हम लोग लॉगिन करके खोलते हैं वो मतलब ओपन नहीं हो रहा है। जो लॉगिन वाला, यस सर। क्या उसमें सर दिक्कत आ एक्चुअली रही है? प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये है, ये पेज। स्टूडेंट पेज ना लोड ही नहीं हो रहा है क्रोम पर, किसी भी ब्राउजर पे लोड नहीं हो रहा स्टूडेंट पेज। मतलब जो दीप का होम पेज है वो लोड हो रहा है, नोट्स भी ओपन हो रहे हैं, वीडियो भी ओपन हो रही है, बट वो पेज लोड नहीं हो रहा स्टूडेंट के लॉगिन करने वाला। मैं करता हूँ। तो ये नीचे ठीक ये जो करें। स्टूडेंट लॉगिन, यस सर, जस्ट बफर होता रहता है और फिर अनेबल टू लोड ऐसा आ जाता है। यस सर, बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग टू लॉन्ग। हाँ हाँ, ये तो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा भाई? ओके, बाकी वैसे लॉगिन है आप लोगों के पास, सभी के पास अभी? नो सर। यस सर। मतलब वो यस पासवर्ड सर। वगैरह तो है ना आपके पास? हाँ, अगर नहीं होगा पासवर्ड हाँ तो वो वगैरह है सारा है यस सर। सर। सर, वो ये आ सारा है। जाता है। ओके, यस मैं सर। से करता हूँ फिर। ओके सर।
ठीक है, अगर नहीं कर पाऊंगा तो मुझे 2-4 बार याद दिला देना कि फिर इधर उधर भाग जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं होता है तो फॉर द टाइमिंग मैंने वो लिंक भी शेयर कर दिया है, और मैं ये कर देता हूँ कि एक काम करते हैं, इस लिंक को ना आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, जो कोचिंग का वो है ना ग्रुप, उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। तो बाई चांस अगर किसी का कुछ नहीं खुलता है तो एटलीस्ट वहां से वो लॉगिन तो कर सकता है, और वो हमेशा परमानेंट रहेगा, तो जाएगा भी नहीं। यस हाँ। सवाल मेरी बात को समझ पाए? हाँ सर समझ क्योंकि गया। मैसेज करने में प्रॉब्लम ये होती है कि आज मैसेज किया, अब क्लास हफ्ते भर बाद है, 2 हफ्ते बाद है, अब लिंक तब तो कोई ऊपर चले जाता है, तो परमानेंट लिंक पड़ा रहेगा। ठीक है, मैं कर इसे मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं चल रहा है, चलना चाहिए। तब तक आप वो लिंक से ज्वाइन कर लेना जिसको भी दिक्कत आ रही हो, डाल भी देना कि देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो अगर किसी को लिंक की आवश्यकता हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसको चेंज कर देते हैं। स्टार करके रख लेते हैं, वो व्हाट्सएप पे तो मिल जाएगा आराम से। नहीं, स्टार नहीं भी करोगे तो वो तो परमानेंट ग्रुप की सेटिंग में रहता है, फिर वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, तो फिर वो कभी भी आप उसे 1 दिन, महीना, 15 दिन जब भी चाहिए होगा तब आप खोल के जब चाहोगे वो चल जाएगा। ठीक है, ये ओके सर, थैंक यू सर, प्लेजर। वो वीडियो भी मुझे अपलोड करने थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है, वो 4-5-6 घंटे का काम होता है, तो उसमें मैं करूँगा। ओके, मैं कर दूंगा, थैंक यू। अच्छा, अब क्लास कब तक चलेगी? ज्यादा देर नहीं, 12 बजे खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, हेल्थ स्वास्थ्य पर क्या क्या काम किया गया? स्वास्थ्य में सबसे इंपॉर्टेंट ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो आयुष्मान भारत मिशन हमारा है। आयुष्मान भारत मिशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं सर? 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस टू पर फैमिली। वेरी गुड। और दूसरा एक और चीज है, 2 चीजें बस, हेल्थ वेलनेस सेंटर। ठीक है, ये 2 हिस्से हैं आयुष्मान भारत मिशन के, कि एक तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, सबको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का 1 साल के लिए, प्लस हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, उसका प्रस्ताव है। तो वैसे वो बहुत अच्छे से बने नहीं है, बट कोई नई बात नहीं है, भारत में बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य मिशन हुए हैं जो अपना काम नहीं कर पाए हैं। तो उसी कड़ी में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, जिसके द्वारा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का मतलब कि इसमें डिजिटल रजिस्ट्रीज होंगी, कौन हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइडर्स हैं, हर एक आदमी को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी, कंसेंट फ्रेमवर्क होगा, मतलब जो आपका कंसेंट होता है ना, कि आपसे सहमति लेकर ही आपका इलाज किया जाएगा, तो वो कंसेंट फॉर्म फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी। सर वो सभी बीपीएल में जितने लोग उन्हीं के लिए 5 लाख रुपए है ना सर? नहीं, जो बीपीएल को कवर नहीं करता, वो 50 लाख पॉपुलेशन तक, उसका कुछ और ही क्राइटेरिया, वो आधी पॉपुलेशन को कवर करता है, 50 लाख लोगों को, वो 50 करोड़ लोगों को कवर करता है आयुष्मान भारत, तो वो बीपीएल नहीं है। अब क्या क्राइटेरिया है वो मुझे भी नहीं पता, पर वो बीपीएल नहीं है। सर यहाँ पर लिखा हुआ सर, बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना, इसका अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे अच्छे से ध्यान है, उसमें 50 करोड़ नंबर दिया गया था जब। सर बीपीएल कैटेगरी वाले तो 80 करोड़ हैं। बीपीएल कैटेगरी 80 करोड़ कैसे हो गए होंगे? कैसे 80 करोड़? मतलब भारत देश में आधी से ज्यादा आबादी बीपीएल में है? नो सर। नहीं, उसमें ना कुछ क्राइटेरिया, ये जो आयुष्मान भारत मिशन है, अगर ऑफ द रिकॉर्ड बोलूं तो इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि क्या है। हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी स्थिति बहुत बुरी है, जितने एग्जिस्टिंग हेल्थ सेंटर्स थे उन्हीं का नाम रख के हेल्थ वेलनेस सेंटर रख दिया गया, बट मतलब स्थिति तो खराब है। बट ये है कि कागजात जैसे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे क्या फायदा होगा।
सबको एक एक आइडेंटिटी आधार जैसा कुछ नंबर दे देंगे, सबका रजिस्टर बना देंगे। अब इससे लोगों को हेल्थ फैसिलिटी कैसे मिलेंगी ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है, बट ठीक है, वी शुड हैव ट्रस्ट इन आवर एग्जीक्यूटिव। तो ये किया जाएगा। अभी चलो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेते हैं, उसके एनालिसिस पार्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है। देख लेना उसका क्या क्राइटेरिया, पर मेरे ख्याल से बीपीएल क्राइटेरिया नहीं है, मेरे ख्याल से, दिस इज व्हाट आई फील लाइक। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना कि उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन उसमें कवर्ड होगा, कौन उसमें कवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो हमारे जो मानसिक रोग हैं उनके इलाज के लिए भी सुविधा प्रदान किए जाने का, उनकी काउंसलिंग के लिए सुविधा प्रदान किए जाने का, केयर सर्विस दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, जिसमें कि निम्हांस उसका नोडल सेंटर होगा। ऐसे 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर उसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर, इसमें 3 स्कीम्स, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण वर्जन 2, इनको शुरू किया जाएगा इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर के तहत। तो नाम याद रखेंगे, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? बच्चे, छोटे बच्चे, बच्चे और माता से रिलेटेड तो है कुछ। देख रहे बता दो भाई, मुझे भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसका क्या मतलब होता है, भूल गया हूँ। टीनेजर को नहीं बोलते इसको वात्सल्य, अफेक्शन दे रहा। सर वात्सल्य का वो दे रहा है कि अपने पेरेंट्स के जो पेरेंटहुड सर वो लिख रहा है कि पेरेंट्स के जो हृदय में होने वाले बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको शायद कहते हैं कोई पेरेंटहुड, ठीक है। तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी है उनको अपग्रेड किया जाए, पोषण 20 जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसको अपग्रेड किया जाए, जिसमें कि महिलाओं को और बच्चों को, विमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल फोकस करके उनके लिए काम किया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस, ठीक। ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस में हर घर नल से जल, अलग अलग इसके कंपोनेंट हैं ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस के, हर घर नल से जल, ठीक है। तो ये स्कीम है। तो हर घर करके 3 स्कीम हो गई। एक हमने पढ़ी थी हर घर दस्तक, फिर एक और पढ़ी थी हर घर, कल पढ़ी थी ना? जल नहीं, वो तो ये हो गई। एक और बीच में पढ़ी थी, क्या है? हर घर कुछ और था, एक दस्तक था, कल कुछ पढ़ा था, ध्यान है? तो मैं बोल भी रहा था कि 2 हो गए। यस सर वैक्सीनेशन वाला था एक, वो हर तो घर दस्तक हो गया। उसके अलावा भी कुछ और था या यही था हर घर नल से जल? यही था सर। ठीक है। तो एक और था, क्या था वो? याद आए तो किसी को बताना, ठीक है। चलो, तो हर घर नल से जल में लगभग 4 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। पीएम आवास योजना में करीब 80 लाख घरों को कंप्लीट किया जाएगा 22-23 में। पीएम डिवाइन, ठीक है, पीएम डिवाइन, वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो प्रधानमंत्री जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो फंड है उसको पीएम डिवाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट बेस्ड, और उस पर ये फंड एलोकेट किया जाएगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, तो हमारे जो ब्लॉक होते हैं, तहसील से ऊपर ब्लॉक होता है,
तहसील के नीचे ब्लॉक होता है। तहसील के नीचे होता है, तहसील के नीचे होता है। तो तहसील के नीचे जो ब्लॉक होता है उसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल ब्लॉक कौन से होते हैं? पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट भी था, एस्पिरेशनल ब्लॉक या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ऐसी जगह, ऐसे स्थान, वैसे तो एस्पिरेशन का मतलब होता है कि आकांक्षी जिले, आकांक्षाएं हो जिसकी, तो एस्पिरेशनल उनको बोला गया जो ऑलरेडी बैकवर्ड है, जिनको आवश्यकता है, जिनकी आकांक्षा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की आकांक्षा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़े। तो ऐसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट और पिछड़े हुए ब्लॉक्स हैं उनमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, डेवलपमेंट विलेजेस का, गांव का जो उत्तरी बॉर्डर पर सिचुएटेड गांव है उन पर काम किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग वाय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल, डिजिटल पेमेंट, ये कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को 75 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा। अगला हिस्सा है प्रोडक्ट, हाँ ये आ गया, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा सेकंड वर्जन, कि हम बिजनेस को और आसान बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ईज ऑफ लिविंग, इसको शुरू किया जाएगा, ईज ऑफ लिविंग, जिसके इनके अंतर्गत सेंटर और स्टेट लेवल के आईटी ब्रिजेस को डेवलप किया जाएगा। इन मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रिजेस को डेवलप करके सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ ओवरलैपिंग कंप्लायंसेस। एक चीज के लिए हम बार बार कई चीज डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो उन कंप्लायंसेस को कम किया जाएगा और 1486 यूनियन लॉज को रिपील किया जाएगा। 25,000 कंप्लायंसेस को घटाया जाएगा। ग्रीन क्लियरेंसेस, जो स्कोप ऑफ परिवेश, सभी ग्रीन क्लियरेंसेस को बढ़ाया जाएगा। ई पासपोर्ट, जिसमें पासपोर्ट के अंदर में चिप लगा होगा, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा जिससे विदेश में जाते समय आसानी होगी। अर्बन प्लानिंग में मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बाई लॉज, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो बाई लॉज होते हैं, बिल्डिंग बाई लॉज क्या होते हैं? बिल्डिंग बाय लॉ पूरी बिल्डिंग के बारे में जानकारी होगी, कोई जैसे हमारा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई रूल रेगुलेशन है, प्रॉपर वे में फॉलो करना। नहीं, बिल्डिंग बाई लॉज होते हैं जब आप अपना घर बनाते हो, किसी भी क्षेत्र में कोई घर बनाते हो, तो कुछ मानक नियम होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं कि सभी घरों में ये नियम पालन किए जाने चाहिए। इतनी जगह आगे पीछे छोड़ी जानी चाहिए, इतनी ऊंचाई तक का घर होना चाहिए, ये कमरे का साइज होना चाहिए। तो जो मैप होता है, बिल्डिंग मैप जो होता है, वो इस बाई लॉ के तहत, छोटे घर हों चाहे बड़ी बिल्डिंग्स हों, उनको कुछ नियमों के तहत बनाया जाएगा। तो वो बिल्डिंग बाई लॉज को मॉडर्नाइज, ऑलरेडी वो नियम हैं पर उनको और मॉडर्नाइज किया जाएगा। टाउन प्लानिंग स्कीम को मॉडर्नाइज किया जाएगा। जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हाई लेवल कमिटी ऑफ रेप्यूटेड अर्बन प्लानर्स, अर्बन इकोनॉमिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। टाउन प्लानिंग स्कीम्स में, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी टू एन अल्टरनेटिव टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन इन अर्बन एरियाज। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्या होगी सर? अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है उनके लिए चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा अर्बन एरिया में ना, उसके उससे अलग है ये।
चार्जिंग सर इसमें बैटरी को वहीं पर रिप्लेस कर दिया जाएगा जहां पर उसकी बैटरी खराब डिस्चार्ज हो जाएगी। इसमें क्या है कि हमारे जब हम बोल रहे हैं करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्रॉब्लम है कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और वो व्हीकल वहीं खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, पर हो सकता है रिचार्ज करने की फैसिलिटी ना हो वहां पर और रिचार्ज करने में समय भी लगेगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि नई बैटरी को जो फुल्ली रिचार्ज हो उसको दे दी जाएगी और उससे बैटरी ले ली जाएगी, बैटरी स्वैप कर दी जाएगी। रिचार्ज बैटरी देकर जो डिस्चार्ज बैटरी है वो ले ली जाएगी और उसके बदले में कुछ फीस उससे चार्ज कर ली जाएगी। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस होगा आने वाले समय में। मैं आप लोगों को साथ साथ बिजनेस आइडियाज भी देते जा रहा हूँ, क्या क्या महत्वपूर्ण बिजनेस आइडियाज हैं। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि किस तरीके से इस बैटरी स्वैपिंग को सक्सेसफुली लागू किया जा सकता है। फिर है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कि जितने भी लैंड हैं, जहां भी जमीन है, उसको एक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक विशेष नंबर दिया जाए जिससे हम सारे लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन कर सकें। जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के जरिए से किया जा सकता है। फिर है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ठीक है। ऐसी कंपनियां, सीपेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कंपनियां, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि आपने बिजनेस शुरू किया, कोई कंपनी शुरू की, परंतु वो किसी कारण से चल नहीं पाई तो आपको समस्या उसकी फेस करनी पड़ी। तो उसको वाइंड अप करना, कंपनियों को बनाकर हम छोड़ नहीं सकते हैं, उनको बंद भी करना होता है। तो बंद करने के प्रोसेस को इस सी पेस के तहत फास्टन किया जाएगा। जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम इसमें लागू किया जाएगा, ठीक है। कि हम जो है ई बिल सरकार के अपने सरकारी खाते में, जैसे ई वे बिल आज बनाते हैं, ऐसे ही ई बिल जनरेट किया जाएगा और जिसके बदले में बैंक गारंटी प्रोवाइड की जा सकती है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन के लिए स्पेसिफिक टास्क फोर्स भारत में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया हो सकता है टू वर्क। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, तो ये एक महत्वपूर्ण एरिया हो सकता है आने वाले समय में डेवलप होने का। फिर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2022 में 5G मोबाइल सर्विसेज के शुरू होंगे। इस वर्ष से टेलीकॉम सेक्टर के जो 5G मोबाइल सर्विसेज हैं उनके स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ऑक्शन होना शुरू किया जाएगा। फिर 5% जो एनुअल कलेक्शन है उनको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के लिए लगाया जाएगा, USOF। व्हाट इज USOF? कोई बता सकता है? ये टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक विशेष फंड है, USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं तो उसके लिए SEZ को एक नए कानून से रिप्लेस किया जाएगा जिसके तहत एंटरप्राइज और सर्विस हब्स को बनाया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को प्रमोट किया जाएगा। 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव है कि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है उसका 70% तक भारत देश से ही लिया जाएगा, यानी कि भारत को डिफेंस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर में, इंडस्ट्री में, एकेडमिया में इसको प्रमोट किया जाएगा। अम्ब्रेला बॉडी इसके लिए बनाई जाएगी। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में अमेंडमेंट किए जाएंगे जिससे कि जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। कोई आदमी पैसा लेके भाग गया है तो उसको जल्दी से जल्दी इस बैंकरप्सी कोड को लागू करके उस पर काम किया जाएगा। सनराइज अपॉर्चुनिटीज, सनराइज सूर्य उदय हो रहा है,
कहाँ उदय हो रहा है? जिन सेक्टर्स की हम बात करते इंडिया हैं में जैसे विशेष सेक्टर्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जियोस्पेशियल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, स्पेस इकोनॉमी है, जीनोमिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ग्रीन एनर्जी है, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम है। ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनको सरकार ने आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें R&D को प्रमोट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। सनराइज अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी कि नया सूरज यहाँ से उग रहा है, यहाँ हम नई नई संभावनाओं को ढूंढ सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन, करीब 20,000 करोड़ यानी कि 19,500 करोड़ रुपया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। ये क्या होते हैं सोलर मॉड्यूल? सन एंड लाइट से, सन सोलर एनर्जी से चलने वाले मॉड्यूल। क्या करते हैं सनलाइट से? एनर्जी, कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी को सनलाइट से, सूर्य की सोलर एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो सोलर मॉड्यूल कहलाते हैं। तो ये जो भी पैनल आप देखते हो ना, सोलर पैनल जो लगे हुए हैं तमाम तरीके के, वो सोलर पैनल बेसिकली सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब उसमें भारत सरकार इन्वेस्ट करना चाहती है और विशेष रूप से हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स में। इस समय सोलर मॉड्यूल्स की एफिशिएंसी कितनी होगी और इसका मतलब क्या हुआ एफिशिएंसी का? कितना वाट एनर्जी, गीगावाट हम लोग अभी उत्पादन कर पा रहे हैं? कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर पा रहा है? नहीं, टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एफिशिएंसी। हाँ जी सर 15% से 18%। वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ? सही बताया। अब इसका मतलब ये सर इसमें जो है एनर्जी, इसका एक मिनट सर, इसका मतलब ये हुआ 15 से 18% लगभग। इस समय पे जो हमारे नॉर्मल पैनल्स हैं वो 10 से 12% वाले हैं, जो हाई एनर्जी वाले हैं वो 15 से 18 इस एफिशिएंसी पर ये काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर 100 जूल एनर्जी सनलाइट से आई, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो आज के समय में करीब 15 से 18 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही प्रोड्यूस हो पाएगी। तो वेस्ट कितनी हो गई एनर्जी? 80 से 85 जूल एनर्जी वेस्ट हो गई, सोलर एनर्जी। तो अगर हमारे पास हाई एफिशिएंसी वाले पैनल्स होंगे जो 15 से 18 की बजाय मान लो 30% वाले हो जाएंगे, तो सेम सोलर पैनल डबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे जिससे और एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स को बनाया जा सके। 5 से 7% बायोमास पैलेट्स को जो है इस्तेमाल किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट्स में, जिससे कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी पैदा की जा सके। बायोमास पैलेट्स मतलब ऐसे बायोमास जो हमारे आसपास बायोमास के तरह तरीके के फ्यूल हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, भूसा हो सकता है, घरों से जनरेट होने वाला गीला कूड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पराली भी हो सकता है सर। अजी पराली पराली हो सकता है, बिल्कुल। पराली बहुत बड़ा हमारे यहाँ बायोमास है। तो उसको थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि ये हमें कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर ले जाएगा। व्हाट डज इट मीन कार्बन न्यूट्रलिटी? कार्बन रिड्यूशन नहीं होगा सर। हाँ, कार्बन, जैसे हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे दुनिया में कार्बन की मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। ये फॉसिल फ्यूल जमीन में दफन है, उनको खोद के हम जला रहे हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। परंतु अगर हम बायोमास, जैसे पराली है, पराली को जलाएंगे तो क्या होगा? CO2 बनेगा, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड तो इस पराली से भी निकलेगा जी, तो और ज्यादा मात्रा में निकलेगा सर। और ज्यादा मात्रा में नहीं, चलो हमने एफिशिएंसी अचीव कर ली पराली जलाने से,
हमने ऐसा बना लिया कि उसमें कोई ज्यादा मात्रा में ना निकले, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे भी निकलेगा, फिर फायदा क्या करा हमने? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, नहीं, बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पराली जो पैदा हुआ, पराली कहां से पैदा हुआ? वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है? के लिए तो कार्बन चाहिए सर। वो कार्बन कहां से मिला? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके पराली बना, पराली को जलाया, उसी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड पहले था उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में भी रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए बना। तो 100 ग्राम मान लो पराली, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से पराली बना, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जला दिया तो वापस 100 ग्राम आ जाएगा, और ये ऐसे साइकिलिकली घूमता रहेगा, जिससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की मात्रा है वो सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। दिस इज कार्बन न्यूट्रलिटी, कि कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़े नहीं, जितना है कार्बन उतना ही रहे। बल्कि फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल जो जमीन में दफन कार्बन है उसे हम जमीन से बाहर निकाल रहे हैं, उसे जला रहे हैं, तो ये एडिशनल कार्बन हम ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इससे भी हम कार्बन की मात्रा को रोक सकते हैं। और सर ये सेम प्रोसेस सर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी होता है क्या? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें हम कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि उसको जलाए ना जलाएं, पर यहाँ पर हम ये कह रहे हैं उन बायोमास पैलेट, क्योंकि ये बायोमास जो पैदा हो रहा है, जो सब्जियां हैं, जो भी भूसा है, लकड़ी है, ये सब कहाँ से बायोमास आ रहा है? ये नेचर से ही, मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करके ही बना है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर में हम हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर कर लेते हैं, और किसी चीज में उसको कैप्चर करके पकड़ के स्टोर सेव कर लेते हैं और उसमें दफन कर देंगे, तो उसे जलाने की आवश्यकता नहीं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से जो कार्बन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे किसानों को और काम मिल सकता है, ये पराली की समस्या का पालवोक हो सकता है। तो इस तरीके के 4 कोल गैसिफिकेशन और कोल को केमिकल में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए काम कर रहे हैं, काम अगले साल किया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री को कर रहे हैं, उनके लिए इसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये एलोकेशन अंडर PLI स्कीम है। ओके, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो हम अपने पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाएंगे, उसको 35.4%, जो कि 7.5 लाख करोड़ हो जाएगा 2022-23 में। पिछले वर्ष ये 5.54 करोड़ था, वहां से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर देंगे। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 10.68 लाख करोड़ का हो जाएगा, लगभग GDP का 4.1%। इसके अलावा एक ये है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, अहमदाबाद गांधीनगर में ये गिफ्ट सिटी है। यहाँ पर इसको भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के तौर पर इसको और प्रमोट किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट सिटी में बनाया जाएगा। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिससे कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट वाले इश्यूज हैं उन पर यहाँ पर बात की जा सके। ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू स्टेट्स, जो राज्य हैं उनको ज्यादा फिस्कल स्पेस दिया जाएगा। फिस्कल का मतलब मनी, हाँ, मतलब वो अपने लिए पैसा इकट्ठा करने का उनको ज्यादा स्पेस दिया जाएगा। जो है स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये लगाई जाएगी, जिसमें जिसको 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया है, और ये 15,000 करोड़ रिवाइज एस्टीमेट में हो जाएगा। करीब 1 लाख करोड़ का एलोकेशन 2022-23 में राज्यों को ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए
किया जाएगा, जिसमें 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से इनको पैसा दिया जाएगा। जो स्टेट है वो उनको 4% तक अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। से लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है प्रोजेक्ट्स की, पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल करके उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो और नए काम किए जा रहे हैं वो है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में 5.5 लाख करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किए जाएंगे। वेंचर कैपिटल, ठीक है, जो जिसकी हमने बात की थी कि उस वेंचर कैपिटल में जो स्टार्टअप के लिए जो पैसा फाइनेंस करते हैं उसको बढ़ाएंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ये इशू किए जाएंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डाटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये बनाया जाएगा। ब्लेंडेड फंड टू बी प्रोमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर। जो सनराइज सेक्टर्स थे, कौन कौन से थे सनराइज सेक्टर? आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फार्मा और वो सारे जितने सेक्टर्स हैं उनके नाम याद कर लेना, वो सनराइज सेक्टर्स हैं। उनमें और ज्यादा फंड को दिया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल रुपी का, ये एक और कॉन्सेप्ट है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके डिजिटल रुपी, जो सरकार की डिजिटल करेंसी होगी, उसकी शुरुआत की जा रही है 2022-23 में। ओके फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ तक चलते हैं। अब ये फिस्कल मैनेजमेंट को करेंगे हम, इसे कर लें फिर पार्ट बी को फिस्कल करेंगे। फिस्कल मैनेजमेंट की स्थिति और देख लेते हैं कि फिस्कल मैनेजमेंट में हमारी क्या स्थिति है। व्हाट इज फिस्कल मैनेजमेंट? अगर इसे कुछ सरल भाषा में समझाएगा तो क्या बोलेंगे? मॉनेटरी मैनेजमेंट बोल सकते हैं क्या? मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मैनेजमेंट बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं। पैसे का मैनेजमेंट सर? नहीं सर, राजकोषीय मैनेजमेंट। राजकोषीय तो ट्रेजरी मैनेजमेंट है। तो कुछ नजदीक आए हो आप, पर एक स्पेशल चीज मिस कर रहे हो। सर फाइनेंस, So the process of keeping an organization running efficiently. नहीं, फिस्कल मैनेजमेंट का हमारा जो उद्देश्य है बेसिकली ये है कि हमारी उधारी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा घाटा है, राजकोषीय घाटा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। राजकोषीय घाटे को हम स्वीकार करते हैं, हम ये मानते हैं कि राजकोषीय घाटा, ऑफ कर दीजिएगा, फोन ऑफ कर दीजिए। तो राजकोषीय घाटा, जो हमारी उधारी चल रही है, देश की जो उधारी चल रही है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसको हम फिस्कल मैनेजमेंट, मतलब सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिस्कल डेफिसिट को हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस वर्ष 2021-22 में करीब 3.9% ऑफ जीडीपी हो गया है ना। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा 34.83 लाख करोड़ है। और ये रिवाइज एस्टीमेट में, मतलब नए एस्टीमेट में, जिसको बदल के 37.7 लाख करोड़। तो जो पहले प्रोजेक्टेड था, जब बजट पिछले साल आया था तो उसमें हमने कहा था कि हम 34.83 लाख करोड़ खर्चा करेंगे, पर एक्चुअली में हमने खर्चा कितना किया? 37.7, जिसके कारण हमें 3 लाख, 3 लाख करोड़ के आसपास हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया, जिसके कारण जीडीपी में जो फिस्कल डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगा। तो जो फिस्कल डेफिसिट 21-22 का करीब 6.9% हो जाएगा और 22-23 में इसके 6.4% हो जाने की अपेक्षा थी कि इसे 6.4% होना चाहिए। तो 2021-22 में इस समय पर ये फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर था और इसको, मतलब हमारा एफआरबीएम एक्ट कहता है कि 2.1% से कम होना चाहिए। पता नहीं ये टारगेट हम कब अचीव कर पाएंगे। मतलब अभी सभी को समझ है ना कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? यस सर। यस सर। फिस्कल डेफिसिट मतलब जो देश को उधार पर,
जो पैसा हमें उधार लेना पड़ रहा है वो हमारे रेवेन्यू से नहीं आ रहा है, कहीं और से हमें लेना पड़ रहा है। तो जितनी ज्यादा हमारी उधारी होगी, लगभग इस समय हमारी जीडीपी में 7% के आसपास पैसा जो है उधार पर चल रहा है, इतना हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जिसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ज्यादा उधार नहीं लेना चाहिए, तो इसी उधारी के मैनेजमेंट को हम फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को अभी यहीं रोकते हैं और कल मतलब अगली क्लास में हम यहीं से आगे शुरू करेंगे, पार्ट बी को पढ़ेंगे, कौन कौन से टैक्स। ये फिजिकल डेफिसिट सर हमारी इकोनॉमी के लिए गुड मतलब सही है, गुड है या और बैड है सर? कि मतलब हम काफी चर्चाएं कर चुके हैं, अच्छा नहीं है, मतलब बुरा है। कौन बताएगा इसको? सर हम ही बता देंगे सर, ये अच्छा है सर। हाँ, अच्छा है सर, अच्छा है सर, अच्छा है सर। तो फिर 7% से हम 15-20% कर दें तो और बढ़िया हो जाएगा। नहीं सर, और उधार ले लेते हैं। अच्छा नहीं है, मैक्सिमम 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 6% तो बहुत है, 6% बहुत बड़ा है। 4 से 6% जो आरबीआई के मुताबिक है। वो हम समय के हिसाब से चीजें बदल देते हैं, बट वो मैं बताऊंगा, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके चलेंगे। आज के समय में सर हम मॉडरेट रह सकते दे रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो हमें डेफिसिट क्यों लेना है भाई? हम 0% हम उधार ले ही ना, हम उतने ही पैसे खर्च करें जितने हमारे पास हैं, तो फिस्कल डेफिसिट 0 होना चाहिए आइडियल कंडीशन में। परंतु हमारे कीन्स ने हमें समझाया कि नहीं भाई, अगर आप इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते हो तो 0% इज अ बैड आइडिया। ठीक है, पर उधारी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी एक दूसरा पक्ष है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जितना ज्यादा उधार लोगे उतना ज्यादा ब्याज दोगे, और फिर अगर ज्यादा उधार ले लोगे तो ब्याज के ट्रैप में फंस जाओगे, उसी में घूमते रहोगे। तो ज्यादा ब्याज लेना भी अच्छी चीज नहीं है। तो इसके बीच में जिसे कहते हैं ना समयक, हमें मिडिल पाथ चलना है। ठीक है, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमें समयक रास्ते पर चलना है। बहुत ज्यादा उधारी भी नहीं लेनी है, थोड़ी बहुत उधारी लेकर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं, वो कोई गलत भी नहीं है। तो इसमें हमें समयक रास्ते पर चलना है। अब ये समयक रास्ता क्या हो, कितना हो? तो समयक रास्ते की अगर बात करें तो फिस्कल FRBM एक्ट आया था, उस FRBM एक्ट के तहत 2.1% तक हमारा वो घटाना चाहिए हमें, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसको इतना लाना चाहिए, बट अभी नहीं हो पाया। आज के समय में जैसा बता रहे हैं 4 से 6% तक हम इसे कंट्रोल कर सकें, ताकि हम अपने देश को विकास कर सकें। परंतु वैसे मैं मानता हूं कि इसको जितना जल्दी हो ये कम होना चाहिए, पर वो तब तक नहीं होगा जब तक देश डेवलप नहीं होगा, देश के पास अपना पैसा नहीं होगा, जब तक रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं होंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा बहुत हम फिस्कल डेफिसिट को एक्सेप्ट हमें करना हमारी मजबूरी है, वी डोंट हैव एनी चॉइस। पर इसको धीरे धीरे करके हमें घटाना है, ये पक्का हमारा संकल्प होना चाहिए, पूरे देश का संकल्प होना चाहिए, हमारी एग्जीक्यूटिव का संकल्प होना चाहिए कि कैसे हम इसे घटा सकते हैं। तो इसी मैनेजमेंट को तो हमें फिस्कल डेफिसिट एक कैसे बोलते हैं कि एक ट्विन एज सॉर्ड है, दोनों साइड हमें से देख के चलना है, ना ये बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में एक समय का रास्ता इस पर पकड़ना है, मिडिल पाथ एक पकड़ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को तो यहीं रोकते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Have a great day. थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू सर।